Okay, should we start? अरविंद, हिमांशु, हम ना सिर्फ 2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, Okay. है ना? क्योंकि हमारे लगभग 16 स्कूल हैं, 8 अमृतसर के और 8 ही 6-7 शायद संगरूर के हैं, तो 15-16 के आसपास स्कूल्स हैं। ठीक है। मैं एक बार दीपक सर को कॉल कर लेता हूँ ना। ठीक है। हिमांशु, हेलो। हाँ जी, जी। तो हिमांशु, अगर हमारे जो सेशन के डाउट्स हैं, अगर वो स्कूल्स आ गए हैं और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो आ गए हैं, तो हम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद मैंने दीपक सर से बात करी है, कुछ स्कूल जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, उन्होंने लिंक दोबारा शेयर करा है ना। राइट। तो अरविंद, हमने यहाँ पे क्या क्या जो भी गूगल फॉर्म में जो लाइक डेटा था ना, उसके हिसाब से लाइक हमने फिल्टर कर लिया फैकल्टी ने। दीज आर द टॉपिक्स व्हिच हैव बीन लाइक देयर इन द फॉर्म मल्टीपल टाइम्स। सो हाँ, उनको लाइक यहाँ पे लाइक हर्षित से स्टार्ट करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन वन ऑफ द टॉपिक व्हिच हैज बीन कमिंग मल्टीपल टाइम्स इन द एज अ डाउट। सो ठीक है, ठीक है। and yeah, students can interact, or those who is concerned रहता है, they can interact directly and they can ask their ओके, concern. ओके, ओके। Okay, so should we start, right? Yes, yes, yes. Okay. So in the form actually maximum doubts were asked on the trigonometry only. मतलब ज्यादातर बच्चों ने trigonometry topic वहाँ पे लिखा हुआ था. Very few students have wrote any question because maximum has written the topic that they have doubts in trigonometry. So what I have done, I will be giving a short recap and like short revision of the trigonometry. Okay, how to handle the question and what are the concepts that are coming in this. You सारे बच्चों ने already इस topic को पढ़ा होगा, right? अपने अपने स्कूल में. तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, सिर्फ हाफ एन आवर ही हमारे पास और 10 में तो जा चुके हैं. तो नेक्स्ट 10 to 20 मिनट्स हम यही ट्राई करेंगे कि मैं आपको इस चैप्टर का रिकैप करा दूं और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है.
ठीक है. So in the doubt, very few questions, means at least no questions were there. Only doubt, the topic trigonometry was written by many of the students. So we are revising trigonometry. Okay. So मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ. इसके बाद आपको क्या करना रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए. हिंदी इज कंफर्टेबल और इंग्लिश? इज हिंदी कंफर्टेबल, राइट हिमांशु? Okay, okay. Yes, Hindi, yeah. Okay, so student, let's start with the trigonometry. The first topic in this is the angles. Okay, I will be doing a short recap. हम फटाफट इसको recap कर लेते हैं. तो angles के बारे में हम इस चैप्टर में क्या बताया गया था कि अगर सपोज ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ठीक है, और कोई भी अगर मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, कोई भी लाइन है, एंगल्स के बारे में हमारा एक कन्वेंशन यही फॉलो होता है कि अगर सपोज ये मेरी लाइन है या फिर कोई भी ट्राइंगल का साइड है, तो कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना, किसको नेगेटिव लेना है. तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगा वो हमारा पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, बाय साइन कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ट्रीट किया हुआ है. ठीक है, तो ये हमारा कन्वेंशन है जो हमको फॉलो करना है. आगे जाके हम चारों क्वाड्रेंट के बारे में देखते हैं. तो वहां पर हमारा साइन कन्वेंशन क्या, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव. सपोज अगर मैं आपको ये पूछता हूँ कि सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है, और यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए मुझे साइन कॉस या टेन की वैल्यू निकालनी है, और ये वाला मेरा एंगल है, और यहाँ पे ये लाइन है सपोज, और ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है 120 डिग्री. ठीक है, तो मैं पूछूंगा बताओ इसमें कौन सा आप एंगल लोगे, कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे. जनरली स्लोप के लिए भी हम कौन सा एंगल कंसीडर करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ से ये अपोजिट एंगल भी 120 डिग्री हो जाएगा. तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120, तो इसको क्या ले लेंगे, प्लस 120 डिग्री. ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे तो नेगेटिव एंगल ले लेंगे. अगेन एंगल्स के दो रेडियन है, दो यूनिट्स हैं, डिग्री एंड रेडियन, वेयर माय स्टैंडर्ड यूनिट इज रेडियन. सो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसमें बेसिकली कन्वर्जन ही है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना, रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करना. उसके बाद डिग्री के भी सब पार्ट आपने देखे होंगे, एक होता है मिनट और होता है सेकंड. ठीक है, तो ये डिग्री के सब पार्ट है. तो फर्स्ट एक्सरसाइज जनरली आपकी डिग्री, रेडियन और एंगल पे ही डिपेंडेंट है. ठीक है, और वहां पे एक बेसिक रूल अगर आपको पता होगा कि डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन में क्या है कि पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री. ठीक है, अब चाहे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, आप बेसिक यूनिटरी मेथड अप्लाई करके निकाल सकते हो कि अगर पाई रेडियन में 180 डिग्री रहा तो एक रेडियन में 180 बाई पाई डिग्री हो जाएगा, या फिर ये एक रेडियन हो गया. और एक डिग्री में निकालना तो 180 डिग्री में पाई रेडियन है, तो एक डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन. राइट, बेसिक जो यूनिटरी मेथड हम लगाते हैं. इसके बाद जो अगला है वो डिफाइनिंग कॉस थीटा एंड साइन थीटा. अब ये आपने देखा होगा एनसीईआरटी की जो सेकंड एक्सरसाइज है, वहां पे कॉस थीटा और साइन थीटा को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया. ऑलरेडी इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपकी क्लास 10th में हो गया था. ठीक है, लेकिन वहां पे क्लास 10th में कुछ लिमिटेशंस थे. क्लास 10th में हमारे पास लिमिटेशन ये थे कि हमने सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही साइन कॉस 10 की वैल्यू निकाली थी. 90 से ज्यादा वाले एंगल के लिए हमारे पास साइन कॉस 10 की वैल्यू नहीं थी, और ना ही 0 से कम वाले के पास. तो 90 से ज्यादा अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास ट्राइंगल वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्राइंगल में लिमिटेशन क्या है, जितना भी हमने देखा था क्लास 10 में, कोई राइट एंगल ट्राइंगल के लिए देखा था जहां पे ये एक्यूट एंगल था थीटा. अभी जो थीटा होगा ये मेरा 0 से लेकर 90 के बीच में ही हो सकता है, 90 भी एक्जैक्टली नहीं हो सकता. तो 0 90 के बीच में ही मैं चीजें निकाल पा रहा था. तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए अगर मुझे हायर एंगल के लिए साइन कॉस 10 की वैल्यू निकालनी है तो हमने एक यूनिट सर्कल कंसिडर किया. ठीक है, ये ऑलरेडी आपने अभी 11th में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी में देखा होगा कि हमने क्या किया है, यूनिट सर्कल कंसीडर किया जहां पे रेडियस इसकी 1 है, और इस यूनिट सर्कल की मदद से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक, कॉसेक या फिर कॉट, आप किसी भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का किसी भी एंगल के लिए कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, सर्कल ही क्यों कंसीडर किया क्योंकि सर्कल की क्या प्रॉपर्टी है, तो आप कितनी बार भी रोटेट करो, अगर एक कंप्लीट रोटेशन ले लेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री या फिर 2 पाई. 2 रोटेशन करोगे तो 4 पाई हो जाएगा. मतलब कितना भी रोटेट करो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं. तो पॉजिटिव में भी जा सकते हैं, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो नेगेटिव. तो मतलब एक यूनिट सर्कल की मदद से अब मैं किसी भी एंगल के लिए साइन, कॉस और टेन की वैल्यू निकाल सकता हूँ. तो इसलिए हमने यूनिट सर्कल मेथड कंसीडर किया, जहां पे एक सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट है उसको बनाया. अब यहाँ पे अगेन मैं अगर सपोज कोई पॉइंट कंसीडर करता हूँ, इस सर्कल पे कोई पॉइंट कंसीडर किया P. ठीक है, अब देखो इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट हम मेजर कर सकते हैं. यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये मेजर करूंगा तो ये इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये डिस्टेंस अगर मैंने स्केल से मेजर कर लिया तो ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा. अगेन x और y की वैल्यू 1 से कम ही होगी, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगी. तो किसी भी पॉइंट के लिए, अब ये पॉइंट सपोज कोई एंगल थीटा बना रहा है,
ये पॉइंट जो है आपका, मान लो ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ से, ठीक है। अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होगा वो हमें कंसिडर करना है। तो अगेन हमने यहाँ पे क्या किया था एनसीईआरटी में, अगर आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने स्कूल में ऑलरेडी किया होगा कि यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल मैं अलग से बना रहा हूँ, ओ ए बी, इसको नाम दे देते हैं अपन ओ ए पी, ठीक है। यहाँ पे आप ये एंगल मेरा थीटा है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई, ठीक है। रेडियस सर्कल की 1 है तो ये ओपी डिस्टेंस हो जाएगी ये 1, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, और इस पॉइंट के पी और एक्स और वाई। अब इस ट्राइंगल से मैं क्लियरली पता कर सकता हूं, अगर मैं cos थीटा पता करना है तो cos थीटा आपको पता है ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है x, हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी x अपॉन 1। तो यहां से मैंने क्या पता करा कि उस पॉइंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको आगे जाके सारे फॉर्मूले इसी से डिराइव होते हैं, कि इस सर्कल पे अगर मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करता हूं p, एनी रैंडम पॉइंट p किसी करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा के लिए, कोई एंगल थीटा है, वो थीटा कुछ भी हो सकता है आपके लिए, वो थीटा के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है P, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो मुझे दे देगा cos थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट मुझे क्या दे रहा है, cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे sin थीटा की बात करूं तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका y, हाइपोटेन्यूज अगेन 1 है तो y अपॉन 1, ये भी कितना आ जाएगा y, तो उस पॉइंट का जो y सेकंड कोऑर्डिनेट है वो मुझे क्या दे देगा, sin थीटा, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन मैं आपको समझाता हूं कि सपोज अगर कोई पूछता है मुझे कि ज्योमेट्रिकली फाइंड वैल्यू ऑफ, ज्योमेट्रिकली फाइंड वैल्यू ऑफ सपोज साइन, कोई भी रैंडम एंगल ले लो आपकी जो मर्जी, 133 डिग्री, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है शायद, ठीक है। सपोज किसी ने बोला कि ज्योमेट्रिकली वैल्यू ऑफ साइन 133 डिग्री निकालो। अब देखो 130 डिग्री कोई भी एक रैंडम एंगल आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो। अब इसके लिए कोई मेरे पास फॉर्मूला भी नहीं है, ठीक है, ना ही बुक में कोई फॉर्मूला बताया गया है कि कोई मेथड बताया गया कि कोई भी रैंडम एंगल के लिए आप क्या 130 डिग्री निकाल, आपकी जो मर्जी हो। सपोज किसी ने बोला सर 147, किसी ने बोला 500 डिग्री, 700, 720, 731, जो भी रैंडम एंगल है, लेकिन इस यूनिट सर्कल की मदद से मैं साइन कॉस टेन किसी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और अगर मान लो साइन कॉस टेन आ गया तो उनके रेसिप्रोकल भी मेरे पास आ जाएंगे। तो कैसे निकालना है, बस इसको एक एप्लीकेशन है, जनरली क्वेश्चन इस पे आता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूनिट सर्कल का एप्लीकेशन क्या है। आप यूनिट सर्कल की मदद से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे किसी भी एंगल के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे ध्यान समझना। सपोज साइन 133 डिग्री पूछा है, तो यहाँ पे मैं सर्कल अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका रेडियस है 1 यूनिट। अब मुझे एंगल 133 डिग्री कंसीडर करना है, तो मैं यहाँ पे अपना डी की मदद से क्या करूंगा, 133 डिग्री कंसीडर कर लेंगे, तो ये कोई ना कोई पॉइंट मुझे मिलेगा। मैंने क्या बनाया, पहले सर्कल बनाया, फिर 133 डिग्री कंसीडर कर लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट P मिला मुझे। अब इस P का जो भी x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, वो मैं मेजर कर लूंगा। सपोज ये मेरा हो जाएगा ये डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट, और ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा x कोऑर्डिनेट। अब ये सपोज कोई ना कोई वैल्यू आ रही हो, सपोज मैं रैंडमली अभी कंसीडर करूं, सपोज ये 0.7 और ये वैल्यू आ रही मान लो 0.8, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा। अभी मैंने क्या सिखाया कि उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो मुझे दे देगा cos थीटा, और उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो मुझे देगा sin थीटा, ठीक है। तो यही आपका इंपॉर्टेंट है जो हमको कंसीडर करना है कि यूनिट सर्कल की मदद से जहां पे सेंटर ओरिजिन है, मान लो रेडियस है 1 यूनिट, x कोऑर्डिनेट विल गिव यू cos थीटा एंड द y कोऑर्डिनेट विल गिव यू sin थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगेन मैं समझा रहा हूं, सपोज किसी ने पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 79 डिग्री, cos 79 डिग्री एंड cos 79 डिग्री। ज्योमेट्रिकली अगर मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, आप घर पे जाके ट्राई भी कर लेना, इस चीज को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्या आपको क्या करना, मान लो आपने कोऑर्डिनेट बनाया, आपने एक सर्कल बना दिया, अगेन सर्कल 1 यूनिट का, 79 डिग्री बनाना है तो 79 डिग्री कंसीडर कर लेना। डी से 79 डिग्री कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो मान लो यहाँ पे आपको ना 79 डिग्री बना दी। अब इस 79 डिग्री के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा P। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अगेन इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मेजर कर लेना। तो इस P के करस्पॉन्डिंग ये इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये डिस्टेंस आप स्केल से मेजर कर सकते हो, ये इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये डिस्टेंस आप स्केल से मेजर कर सकते हो। तो ये जो x डिस्टेंस होगा ये अगेन आपको क्या देगा, अभी बताया था, ये दे देगा आपको cos 79 डिग्री की वैल्यू, और ये जो y डिस्टेंस आप स्केल से मेजर कर ज्योमेट्रिकली निकालोगे, ये y डिस्टेंस आपको दे देगा sin 79 डिग्री की। तो ये जस्ट एप्लीकेशन था। अब आप यहाँ पे देखोगे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाले, A B C D।
अभी जो 4 पॉइंट है, जहाँ पे ए पॉइंट जो है ये सर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0, क्योंकि सर्कल की रेडियस 1 है। बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,1, सी का कोऑर्डिनेट होगा -1,0, डी का कोऑर्डिनेट होगा 0,-1। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल आते हैं वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था एंगल हम कैसे मेजर करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ स्टार्ट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा तो जो पहला एंगल इनिशियल होगा वो होगा 0 डिग्री, फिर पॉइंट बी पे एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे सी पे आ जाएगा 180 डिग्री, पॉइंट डी पे एंगल आ जाएगा मेरा 270 डिग्री, और मान लो कंप्लीट रोटेशन वापस ए पे आ जाऊंगा तो अगेन ये कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो एंगल्स है वो आपको ऑलरेडी पता है 0, 90, 180, 360, ऐसे बार बार रोटेट करते जाओगे तो आपको मिलता जाएगा। तो यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ए पे एंगल कैसे आ रहा है, अगर इसको रेडियन में देखें तो 0 रेडियन, 2 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन, 6 पाई रेडियन, मतलब पॉइंट ए पे इस तरह के एंगल आएंगे, पॉइंट सी पे इस एंड पे कौन सा एंगल आएंगे, 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, फिर वापस से 2 पाई रोटेट करोगे तो वापस इस पे आ जाओगे तो 3 पाई रेडियन, 5 पाई रेडियन। तो यहाँ पे पॉइंट सी पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है और पॉइंट ए पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। आई थिंक ये आपने क्लास में देखा भी होगा या फिर एनसीईआरटी में ऑलरेडी ये सारी चीजें गिवन है कि यहाँ पे इस तरह के एंगल आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। या आई थिंक नितिन सर का कोई डाउट है, नितिन गोयल सर को। नितिन सर जी आपने हैंड रेज किया था सर, आप या अपना डाउट पूछ सकते हैं। ऑलराइट ठीक है, आई थिंक शायद गलती से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको यही समझा रहा था, जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये मान लो मेरा यूनिट सर्कल है, ज्योमेट्रिकली हमने देखा। अब ये यहाँ पे जो 4 पॉइंट है ना, इनका थोड़ा सिग्निफिकेंस भी है कि यहाँ पे जो 4 पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है ये वाला ए, यहाँ पे एंगल मेरे कौन कौन से आ रहे हैं, सबसे इनिशियल एंगल होगा 0, फिर आप कंप्लीट रोटेशन कर दोगे 360 का मतलब अगला एंगल आ जाएगा 2 पाई, फिर वापिस से 360 रोटेट करोगे तो 2 पाई प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई, अगेन आगे वाला एंगल 6 पाई। तो यहाँ पे जो एंगल आ रहे हैं वो आप देखोगे कि इस पॉइंट पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं, ठीक है। ये एंगल पता होना चाहिए। अगेन इस एंड पॉइंट को अगर मैं देखूं पॉइंट बी को, तो यहाँ पे पहला एंगल मेरा कितना आएगा, सेमी सर्कल का एंगल पाई। अगर इस पॉइंट पे मुझे वापस आना है तो पूरा 360 वापस घूमना पड़ेगा, तो पाई प्लस 2 पाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अगला एंगल 3 पाई। वापस इस पॉइंट पे आना तो 3 पाई प्लस 2 पाई करेंगे तो 5 पाई। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है कि इस पॉइंट पे एंगल जो आ रहे हैं वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले की बात करें, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला सी, तो यहाँ पे जो पहला एंगल आएगा तो अगेन 90 डिग्री रोटेट करने पे मतलब पहला एंगल मेरा π/2 आ जाएगा। अगला एंगल वापस पता करना है तो यहाँ इसी पॉइंट पे वापस आना है आपको, तो 2 पाई रोटेट करना पड़ेगा। तो π/2 में अगर आप 2 पाई को ऐड कर दोगे, ठीक है, एलसीएम वगैरह लोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 π/2, ठीक है। तो अगला एंगल π/2 के बाद क्या आएगा 5 π/2। इसी तरह से अगर आगे के एंगल निकालोगे तो आ जाएंगे 9 π/2 एंड सो ऑन। अब लास्ट एक यहाँ का देख लेते हैं डी पॉइंट का, तो यहाँ पे पहला एंगल आपका आएगा 3 π/2, 270 डिग्री, इसमें 2 पाई अगर वापस ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7 π/2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए मैं समझा रहा था कि जैसे इनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो बहुत नोन है हमको। जैसे पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर सर्कल की रेडियस 1 है तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 0। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट -1, वाई कोऑर्डिनेट 0। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1 और पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-1। अब यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैंने बताई थी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो मुझे देता है कॉस थीटा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो मुझे देता है साइन थीटा, ठीक है। तो मतलब अब एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स एक्सिस पे मेरा वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब साइन के जितने भी पाई मल्टीपल हो या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो या इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, वहां पे साइन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्लियर है। मतलब यहां से मैं जनरलाइज क्या कर सकता हूं, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अभी आपको मैंने क्या सिखाया था, वाई कोऑर्डिनेट मतलब साइन थीटा, मतलब एक्स एक्सिस पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। मतलब एक्स एक्सिस मतलब ये 2 पॉइंट आएंगे ए और बी, मतलब साइन ऑफ पाई बोलो 2 पाई 3 पाई 4 पाई या फिर साइन 5 पाई 6 पाई 7 पाई, कोई भी पाई का मल्टीपल हो उसके लिए साइन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 आएगी, पहली चीज, ठीक है। एंड सेकेंडली सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब मेरा cos थीटा, तो cos ऑफ 2n + 1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0। खैर ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको बेसिक पता होगी। तो कहने का मतलब ये कि जो यूनिट सर्कल है इसको आपको बहुत डिटेल में घर पे सीखना है कि यूनिट सर्कल जो है उसकी मदद से हमने बहुत सारी चीजें डिराइव करी। आपके एनसीईआरटी में भी अगर आप देखोगे जितने भी आपके फॉर्मूले साइन ऑफ a + b हो गया,
साइन ऑफ a माइनस बी, साइन c प्लस, वो सारे के सारे फॉर्मूले भी इस यूनिट सर्कल मेथड की मदद से डिराइव। और अगर आपको बच्चों ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करना तो सबसे बेसिक चीज तो ये है कि सारे फॉर्मूले आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम हो तो फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए ये आपको खुद के एंड पे सीखना चाहिए, ठीक है। मतलब उसमें एनसीईआरटी में उसका डेरिवेशन भी गिवन है, नहीं गिवन हो तो आप कहीं नेट से सर्च करना, वो सारे डेरिवेशन इस यूनिट सर्कल की मदद से ही किए गए हैं। और जितने भी फॉर्मूले हैं आपके, कन्वर्जन ऑफ हायर एंगल इनटू स्मॉलर एंगल, वो भी इस यूनिट सर्कल की मदद से करें। सारी वैल्यूज भी, सारे ग्राफ भी, इवन जो साइन कॉस टेन के ग्राफ है वो भी इन सर्कल में घूम घूम के यूनिट सर्कल की मेथड से करेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट मुझे कॉस थीटा दे रहा है, वाई कोऑर्डिनेट मुझे साइन थीटा दे रहा है, और एक्स और वाई पता है, इन दोनों का रेशियो ले लूंगा तो टेन थीटा आ जाएगा। राइट, टेन थीटा भी निकालना मेरे लिए आसान है। अगर टेन थीटा पूछेंगे, एक्स पता है वाई पता है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, वाई बाई एक्स। क्लियर है? तो इस सर्कल की मदद से आप चीजें डिराइव कर सकते हो। तो मेरा आपसे यही होगा कि भाई आपने जितने भी डाउट्स पूछे थे, जनरली बच्चों ने 2-3 टॉपिक लिखे थे। एक तो ट्रिग्नोमेट्री लिखा था और बेसिक मैथ लिखा था, ठीक है। तो बेसिक मैथ भी हम किसी अगली क्लास में कवर करेंगे, जहाँ पे इनइक्वालिटीज वगैरह और 2-3 चीजें हैं, उनके टॉपिक के बारे में हम कवर करेंगे। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री था, मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट्स था कि भाई टॉपिक आपने ट्रिग्नोमेट्री लिखा था, क्वेश्चंस उसमें नहीं थे, तो आई थॉट कि अपन ने ये कवर करना चाहिए। तो आपको घर पे अपने एक इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना, तो फॉर्मूले तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, मैक्सिमम जितने ज्यादा सॉल्व एग्जांपल आप ट्राई कर सको उतने ज्यादा सॉल्व एग्जांपल ट्राई करना, तो ही ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए एक सेकंड में इसको आगे बढ़ देते हैं। तो यहाँ पे जो अगला कॉन्सेप्ट था वो यही था आपका कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, राइट। तो आपको पता ही है कि भाई चारों क्वाड्रेंट अगर हम बात करते हैं, उसमें चारों क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन, ठीक है, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस। ये ऑलरेडी आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से पाई बाई 2। तो अगर जीरो एंगल मेरा 0 से पाई बाई 2 है, तो उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, वो सारे के सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई बाई 2 से पाई में, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें अगर अपन, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन कॉस थीटा एंड सेक थीटा विल बी पॉजिटिव एंड रेस्ट विल बी नेगेटिव। इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है? एएसटीसी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगेन इसका यूज आगे जाके होगा। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन की मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है -5/13, थीटा इज पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, यहाँ से मतलब पाई से 3 पाई बाई 2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, बाकी की वैल्यू निकालो। तो अगेन आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पूरा डिटेल सॉल्व नहीं करेंगे, बस हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। थीटा के करस्पॉन्डिंग सपोज अगर मैं बेसिक ट्राइंगल बनाऊं, कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 12। पाइथागोरस से आप निकाल लोगे। अब चाहे किसी की वैल्यू पूछे आप निकाल सकते हो। अगेन थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो उसके हिसाब से आप वैल्यू आप निकाल सकते हैं। रेस्ट क्या होंगे? सारे नेगेटिव होंगे। और आपके पास ट्राइंगल है तो आप सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू निकाल के पुटअप कर सकते हो। ये 10th में ऑलरेडी सीखा है आपने, ठीक है। अगेन ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। अलाइड एंगल जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको कोई भी अगर रैंडम एंगल पूछे, मैं आपको अगर ये पूछता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, कोई भी रैंडम एंगल ले लेते, 23 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू पता करो कितनी होगी। कोई पूछता है कि कॉस 79 पाई बाई 3, सपोज कोई भी रैंडम एंगल आपसे पूछे, वो पूछे इसकी वैल्यू पता करो, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे पता की जा सकती है? इसका यूज भी हुआ है बोर्ड्स में भी और जेई में भी, काफी क्वेश्चन इस पे आता है। मतलब अब आपको कोई भी एंगल अगर स्टैंडर्ड एंगल के टर्म्स में पूछे तो कैसे निकालना है वो हमें सीखना है। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझना चाहोगे तो इसका कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं फटाफट इसको कर देता हूँ एंड, ठीक है, कि अगर इस टाइप के एंगल मुझे निकालना है तो इस टाइप के एंगल निकालने का क्या तरीका होगा वो सीख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें 2 चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली चीज कि एंगल कहाँ पे कौन कौन से होते हैं, जो ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया था कि एंगल कौन कौन से कहाँ पे होते हैं। इस एंड पॉइंट पे अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं, अभी अपन ने देखा था 0, 2 पाई, 4 पाई। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सी पे और डी पे, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आएंगे, तो यहाँ पे पाई बाई 2 से स्टार्ट होगा, फिर अगला आपका आ जाएगा 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, और यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा 3 पाई बाई 2 से, फिर आपका सब में 2 पाई ऐड करते जाओगे तो अगला आ जाएगा 7 पाई बाई 2, वापस 2 पाई ऐड करोगे तो आगे मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी आप जनरलाइज लिख सकते हो। अगेन सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वार्टर में कौन पॉजिटिव होता है। तो एएसटीसी,
ठीक है, फर्स्ट में ऑल साइन टेन कॉस। अच्छा, दूसरी चीज क्लास 10th में आपने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो साइन का कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, और सेक का कॉसेक में। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि कभी भी मान लो इस तरह से एंगल आए कि साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस समथिंग एंगल थीटा, तो अगर यहाँ पे पाई बाय 2 है या फिर पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल है तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे साइन प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर पाई आया, सपोज यहाँ पे एन पाई प्लस माइनस थीटा है और यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, तो आपको पता ही है अगर एन पाई के टर्म्स में अगर प्लस माइनस थीटा है तो देयर विल बी नो चेंज, तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, मतलब अगर साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, बस साइन कन्वेंशन प्लस या माइनस में कुछ हो सकता है। ठीक है, ये दो चीज अगर आपको पता होगी तो आप किसी भी एंगल के लिए इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड बस वो स्टैंडर्ड एंगल, जैसे पाई बाय 4, पाई बाय 3, ये 6 इनमें से स्टैंडर्ड एंगल आना चाहिए। मतलब बेसिकली हम करेंगे क्या, इस हायर एंगल को स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करके वैल्यू निकालेंगे। बस एक लास्ट एग्जांपल लेके अपन इसको करते हैं। अगर मैं सपोज यहाँ पे किसी भी की बात करूं, अगर आपने इसकी वैल्यू निकाली होगी साइन 23 पाई बाय 4, तो देखो साइन 23 पाई बाय 4 है ना, तो सबसे पहले इसको स्मॉलर एंगल में ब्रेक करना पड़ेगा। तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो सब 23 को 4 के मल्टीपल्स के आसपास लिखो। अब देखो 4 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 4, 8, 16, 20, 24, राइट। तो 4 के मल्टीपल में सबसे पास मेरा 24 आता, तो 23 पाई को लिखने का एक तरीका क्या हो जाएगा, 24 पाई प्लस पाई बाय 4। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको क्या करा, ब्रेक कर दिया, सॉरी 24 पाई माइनस पाई, सॉरी 23 को आप कैसे लिख सकते हैं, 24 पाई माइनस पाई बाय 4, राइट। क्योंकि देखो 4 के मल्टीपल में 24 23 के सबसे पास है, तो 23 को मैंने कैसे लिख दिया, 24 माइनस पाई। अब इसको आप अलग अलग अगर आप करोगे, सेपरेट आउट करने पे क्या हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 पाई माइनस पाई बाय 4। अब बस ये स्टेप के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पाई का मल्टीपल है, तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर पाई का मल्टीपल तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली साइन ऑफ एन पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो वापस क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन ऑफ पाई बाय 4। अब या तो आगे ये साइन प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, वो हमें पता करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये क्लास में अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे, तो साइन ऑफ साइन कॉस टेन कुछ भी हो, एन पाई प्लस माइनस थीटा हो, तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन थीटा में ही रहेगा, कॉस थीटा में ही रहेगा, और कॉस का कॉस रहेगा, साइन का साइन, टेन का टेन, कोई चेंज नहीं होगा, बस आगे प्लस माइनस हो सकता है। अब प्लस माइनस किस बात पे डिपेंड करता है, कि ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब 6 पाई माइनस पाई बाय 4, आप बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सोचो कि 6 पाई माइनस पाई बाय 4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब देखो इसके लिए ये चीज काम आ जाएगी। अब देखो 6 पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई आपका कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 6 पाई इसी एंगल पे आएगा, यहाँ पे भी मैंने बताया था यहाँ पे कौन कौन से एंगल आएंगे, 2 पाई 3 पाई, सॉरी 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो 6 पाई मेरा यहाँ पे आएगा। अब 6 पाई माइनस पाई बाय 4 करना है, माइनस जाना है मतलब क्लॉकवाइज आपको घूमना, देखो नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज। तो आप देखो यहाँ घूमते 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 3 रोटेशन करोगे तो 6 पाई यहाँ तक आ जाएगा, 3 रोटेशन करने पे 6 पाई यहाँ पे आ जाएगा आपको, लेकिन उसमें एंगल माइनस करना तो पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कहीं ना कहीं ये जो एंगल है 6 पाई माइनस पाई बाय 4 ये आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे साइन था, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका साइन हम क्या लेंगे, माइनस, इसका क्या ले लोगे आप, माइनस साइन पाई बाय 4। तो बेसिकली इसका जो आंसर आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 आपको पता ही होता है, इसका आंसर आ जाएगा -1/√। ठीक है, अगर आपने निकाला होगा तो सही आया होगा। एक बार आप अपने एंड पे एक बार ये ट्राई कर लीजिए, इस लास्ट क्वेश्चन को करके हम वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि आज टाइम एक्चुअली थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, तो ज्यादा हम कवर नहीं कर पाए। और आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे उसमें भी मैक्सिमम चीजें आपकी यही थी कि आपको इन एंगल्स पे मतलब ट्रिग्नोमेट्री पे डाउट्स था। तो सब लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, देखो आपका आंसर कितना है, cos 79 पाई बाय 3। ठीक है, तो 79 है, आई होप आपने अब तक निकाल लिया होगा। तो 79 है तो आपको यही सोचना है सबसे पहले कि 3 की टेबल में 79 के पास क्या आता है। ठीक है, अब अगर आपको ध्यान होगा तो 3 के टेबल में 79 के पास 78 आता है, तो आप इसको क्या ब्रेक कर सकते हो, कॉस ऑफ 79 पाई को क्या लिख दोगे, 78 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, अब अगर सेपरेट आउट करेंगे 78 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 पाई, सॉरी 26 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, राइट। अगेन
26 पाई प्लस थीटा। अब आपको ये अब देखो यहाँ पे पाई का मल्टीपल है, अगली स्टेप क्या है, पाई का मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो ये कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल आपका एक्यूट एंगल थीटा में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई का मल्टीपल है। अब या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस क्वाड्रेंट में लाई कर, ठीक है। पाई का मल्टीपल है तो सेम रहेगा। अब 26 पाई प्लस पाई बाय 3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर आप उसको चेक करना है तो अगेन सेम चीज हो रही है, यहाँ पे भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई 26 पाई मेरा यहाँ पे आएगा। आप इसको रोटेट करते जाओगे, 13 बार रोटेट करोगे तो 26 पाई यहाँ पे आएगा, प्लस पाई बाय 3, प्लस पाई बाय 3 मतलब अगेन एंटी क्लॉकवाइज में आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ोगे तो कहाँ पे आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेसिकली ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल आपका कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो हम साइन कौन सा ले लेंगे, पॉजिटिव वाला, दैट इज कॉस ऑफ पाई बाय 3 प्लस के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ, देखो आज अपन ज्यादा कवर नहीं कर पाए, मेन मेरा यही था कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करना है तो एनसीईआरटी की जो बेसिक चीजें हैं, उनके डेरिवेशंस हैं, यूनिट सर्कल जो है, इस यूनिट सर्कल को बहुत प्रॉपर्ली करो, इस यूनिट सर्कल की मदद से क्या क्या चीजें जो डिराइव हुई है उनको आपको अच्छे समझना हो, ठीक है। इसके बाद तो सारे फॉर्मूले जो आपको याद ही करना है, क्लियर है, ठीक। सो should I continue or someone else is? Yeah, so Harshit sir, Kapish sir can take over from here. Okay, Thank you. कपिश सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी आ रही है। ऑलराइट, ठीक है, ओके, जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रो एंड देन यू कैन स्टार्ट। हाँ ठीक है सर, मैं विजिबल हूँ ना सर? जी। ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज कपिश एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स बेसिकली। ओके, तो अभी हमने देखा था डाउट्स वगैरह में कि कहाँ पर बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, जहाँ जो मैंने डाउट के अंदर फॉर्म के अंदर देखा था, तो उसके अंदर सब बच्चों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का नाम दिया हुआ था, और हाँ एक दो क्वेश्चंस थे जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन थी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये सब क्या है। तो हम ब्रीफ इंट्रो करके फटाफट रिवाइज करने की कोशिश करते हैं मिनिमम टाइम में। तो आओ देखते हैं, एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर हिमांशु सर, कैन यू कंफर्म कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? जी हाँ जी सर, दिख रही है जी, या ओके। सो हम बहुत बेसिक में नहीं जाएंगे कि बेसिक तो आप स्कूल में भी कर लेते हैं ना, तो बट जो डाउट है वो हम देख लेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले अभी मोशन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार वो छोटा सा डाउट क्लियर कर देते हैं बच्चों को। कई बच्चे पूछ रहे थे कि फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स में फर्क। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड तो कई बच्चों को पता ही होगा, कई बच्चे सप्लीमेंट्री में कंफ्यूजन हो जाता है जिनको, तो वो एक बार देख लें। किसी को कोई डाउट है? ये हैंड रेस किया हुआ किसी ने? जी सबल सर, आपकी आवाज हमें आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आई थिंक गलती से हो गया जी। तो फंडामेंटल यूनिट्स बेसिकली ये सब वो यूनिट्स होती हैं जो किसी और यूनिट से डराइव नहीं होती, या ऐसे बोल दो कि फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती है जिनसे हम और यूनिट्स को डराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो बेसिक फंडामेंटल है जैसे लेंथ, आप लेंथ को एक बार डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि लेंथ किससे आके डराइव हुई है, तो ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल क्या होता है सर? जो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो हमारी बेसिक यूनिट्स होती है, जिसको हम लेवल बना के आगे चीजों को और डराइव करते हैं। जैसे हमारे ऑपरेशंस होते हैं, प्लस के ऑपरेशन है ना, हमने सीख रखा है 2 + 2 4 होता है, 2 की टेबल से होता है, लेकिन और डीप में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि ये बेसिक ही है, इसको एक बार समझना पड़ेगा। हाँ, प्लस माइनस इन सब से यूज करके, इन सबको यूज करके हम आगे चीजों को डराइव कर सकते हैं। तो बेसिकली फंडामेंटल वो हैं जिनको हम बेस मानते हैं, तो इनको बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं, जो हमारी 7 क्वांटिटीज होती है। ठीक, उसके बाद आती है डराइव्ड क्वांटिटीज। अब डराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? डराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो फंडामेंटल से हम डराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे को लेंथ पता है, मेरी फंडामेंटल यूनिट है, तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बताना होगा तो मैं उसको लेंथ में ही मेजर करता हूं, तो मैं उसकी यूनिट्स बोलता हूं मीटर। बट एरिया है ना, एरिया हो गया। अब ये एरिया को बताना कि वो फंडामेंटल है या नहीं है, देखो एरिया का जो, अगर हम जनरल केस में बात करें तो एरिया को आप लिखते हो मीटर स्क्वायर में, यानी लेंथ का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, डेराइव्ड यूनिट है एरिया, एरिया किससे मिलकर बना हुआ है? लेंथ के स्क्वायर से, और लेंथ हमारी क्या है? फंडामेंटल। तो एरिया इज ए डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं या वो क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल की हेल्प से डिफाइंड होती हैं। जैसे एरिया को
मैंने लेंथ की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। एरिया इज अ डिराइव्ड यूनिट, ये डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसकी अगर पूछ भी ले क्वेश्चन में, अगर तुम्हारे स्कूल में भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ एरिया के लिए जो डिराइव्ड फंडामेंटल यूनिट है वो कौन सी है, एरिया कौन सी क्वांटिटी से डिराइव्ड हुआ है, तो साफ साफ आंसर आ जाएगा लेंथ। क्लियर? तो ये फंडामेंटल होंगी जिनको किसी से भी डिराइव नहीं किया जा सकता, जो बेस क्वांटिटीज होती हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल की हेल्प से डिराइव करते हैं। जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी आप लेंथ से डिराइव कर सकते हो, इसलिए तो उसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो लेंथ का क्यूब। अब बारी आती है सप्लीमेंट्री। देखो अगर आप ओल्ड बुक्स यूज कर रहे हो तो आपको एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के नाम का टॉपिक मिला होगा, आई एम श्योर आपको उसी वजह से इसमें दिक्कत आई होगी, और बहुत बच्चों ने इसमें डाउट भी लिखा हुआ था सप्लीमेंट्री। जो यूनिट्स ना तो हमारे पास डिराइव्ड में आती हैं, ना ही हमारे पास फंडामेंटल के अंदर आती है, ना ही फंडामेंटल में आती है, ना ही डिराइव्ड में आती है, वो क्वांटिटीज कही जाती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। बेसिकली आप अगर ओल्ड बुक देखोगे तो आप में दो ऑप्शंस भी दिखेंगे आपको, इसके दो टाइप्स भी दिखेंगे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, जिसको हम रेडियन में, अभी सर बता भी रहे थे प्लेन एंगल का, तो और दूसरा है सॉलिड एंगल, स्टीरेडियन में जिसको मेजर करते हैं। तुमसे पूछ ले सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, अगर ऑप्शन में ये डाल दिया जाए तो ठीक भी है कई हद तक, लेकिन अगर आप नई बुक को फॉलो करते हो, आपके पास अगर नई लेटेस्ट वर्जन की बुक है, अगर मैं 1995 से पुरानी बुक है तो उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा, लेकिन अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हटा दिया गया है। अब ये जो दो क्वांटिटीज, पहले जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोली जाती थी बच्चों, अब इनको सप्लीमेंट्री नहीं बोलते, अब इनकी एक नई क्वांटिटीज आ जाती है। एक्चुअल में ये डिराइव्ड क्वांटिटीज ही हैं, जो एसआई से डिराइव्ड हुई है, एसआई यूनिट से डिराइव्ड हुई है, तो इनको नई कैटेगरी में डाल दिया जाता है, एसआई डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो अब याद रखना, अभी लेटेस्ट जो बात है उसके अंदर हम सप्लीमेंट्री वर्ड का यूज नहीं करते, तो आपको इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया भी है क्योंकि बच्चों को बहुत क्लियर हो जाए ये बात। आई थिंक आपको स्कूल में पता ही होगा, बट फिर भी जिनको नहीं पता वो ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री अब नहीं होगी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल अब सप्लीमेंट्री में नहीं आते। हाँ, आपके बोर्ड्स एग्जाम में अगर आ जाता है और ऑप्शन में सप्लीमेंट्री है और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो सप्लीमेंट्री टिक जरूर कर सकते हो, लेकिन अब सप्लीमेंट्री नहीं है ये, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर एसआई डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। अब बात करते हैं कि हमने जो बेसिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसकी जब हम बात कर रहे थे, अब इसमें हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं, है ना, 11:42 हो चुके हैं, बट आओ थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहले तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आप सबने पढ़ी होंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती है। मैं आपको सब फटाफट बता देता हूँ, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है इसमें जो आपको पता होनी चाहिए। u तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी होती है, राइट। v आपको पता है क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है। s आपको पता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। और v तो लिखी दिया हमने, और t की बात कर रहे थे हम, t जो है यहाँ पर क्या है, टाइम टेकन। अब हम आपको बच्चों बोर्ड्स में भी दिक्कत आ सकती थी इसमें, बोर्ड्स तो नहीं, 11th में बोर्ड कहाँ होगा, है ना, बट आप देखना कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ये इक्वेशन सबको याद होगी, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये इक्वेशन याद नहीं होगी। बट बच्चे किसी भी क्वेश्चन में अगर ये इक्वेशन लगाने शुरू करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस इक्वेशन की एक कंडीशन है जो हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन लगती है। ये इक्वेशन कब लगती है बच्चे, देखो आप इन सब में, इन सब के अंदर एक चीज हमेशा आएगी, ए। तो पहले तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए इस इक्वेशन में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसीलिए इस इक्वेशन का एक नाम है इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं हुआ हमारा, तो ये इक्वेशन वैलिड ही नहीं है बच्चे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आके, आपके बोर्ड्स में आ जाए, आपके स्कूल में आ जाए, कहीं पर भी, है ना, चाहे आपके जेई में भी आ जाए, ये इक्वेशन मत लगा देना अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तब क्या करोगे, तब हम दिखाएंगे क्या करना है। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से कैसे होगा वो भी हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो आपने सबने पढ़ा होगा। एक और इक्वेशन होती है जो हम इन्हीं से डेराइव करते हैं, ये वाली Sn, फोर्थ इक्वेशन बोल दो इसको, वैसे हुई है इन्हीं से डेराइव्ड है, सेकंड वाली इक्वेशन से। Sn इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। आई थिंक ये भी आपको पता होगा, है ना, बट अगर जिसको नहीं पता वो ध्यान रखे, ये भी एक क्वांटिटी है। इसमें जेई के ऊपर इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, नीट के अंदर भी आते हैं, बट यहां पर ध्यान से देखो ये n क्या है, ये s और Sn क्या है, Sn है डिस्प्लेसमेंट
या डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग nth सेकंड। अब ये nth सेकंड क्या है सर? अब अगर मान लो किसी बॉडी ने जर्नी करी है 0 सेकंड से लेकर 4 सेकंड की, आप 0 से 4 सेकंड के लिए भागे, ऐसा समझ लो, है ना? तो बीच में 1 सेकंड भी आया होगा, बीच में 2 सेकंड भी आया होगा, बीच में 3 सेकंड भी आया होगा, बीच में 4 सेकंड में मेरी जर्नी एंड हो गई। 0 से मैंने स्टार्ट किया, टाइम 0 था जब, और टाइम 4 सेकंड में मैंने जर्नी एंड हो गई। तुमसे पूछ ले कि बताओ 4 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, टोटल 4 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा देते हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसमें आप एक्सेलरेशन आपको गिवन होती है, u भी गिवन होता है, एंड टाइम की बात करते हैं। टाइम अगर मैंने बोल दिया 4 सेकंड तो आप t पुट कर दोगे। ऐसे ही आपको मैं पूछ लूं कि 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप t की वैल्यू 3 पुट कर दोगे। 2 सेकंड्स के लिए t की वैल्यू 2 पुट कर दोगे। बट क्वेश्चन क्या आ जाता है? क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकंड। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज हो जाती है बच्चे, ठीक है? ये मत सोचना कि ये अब इसी क्वेश्चन में t की वैल्यू 3 पुट, कई बच्चे करते हैं। अगर पूछ दिया इसने कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकंड, नॉट, इसने ये नहीं बोला कि 3 सेकंड्स में, इसने बोला 3rd सेकंड में, तो यहां पर t 3 पुट करोगे तो ये पूरे पहले से 3 सेकंड के बीच में, 0 से 3 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन इसने ये नहीं पूछा 3 सेकंड में, इसने पूछा है जब 3rd सेकंड की बात हो रही थी तब उसने कितना ट्रेवल किया था। तो इसके लिए आप SN वाला फॉर्मूला यूज करोगे। N है यहां पर वही टाइम इंटरवल है हमारा, जो अगर आप अब बोला है कि 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप N की जगह 3 पुट कर दो, तो 3rd सेकंड में जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा u। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन होगी, a भी आपको गिवन होगा, 2 भी गिवन होगा, मतलब 2 तो है ही। n की जगह आप क्या पुट करोगे? 3rd सेकंड, तो n की जगह 3 पुट करोगे, तो 2 3 होता है 6, 6 में से बन गया 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 3rd सेकंड है, ना कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड्स। क्लियर है? इसको याद रखना, ये 4th इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन भी आता है। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन सारे सोल्व तो नहीं हो पाएंगे बट आपको दिखाऊंगा जरूर ये वाले क्वेश्चन में। चलिए, तो ये एक चीज ये भी याद रखना कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। अच्छा, दूसरी बात, अब भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो या यूनिफॉर्म मोशन ना हो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आप सबको पता है कि जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो यूनिफॉर्म हो गया वेलोसिटी या स्पीड, है ना? अगर ऐसा ना हुआ हो तो आपको बच्चे इक्वेशन दे रखी होती है। कभी आपको ऐसे दे रखा होता है v की वैल्यू दे रखी होती है 2t स्क्वायर, कि भाई वेलोसिटी है वो ऐसे डिपेंड कर रही है। अब बताओ इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालो? अब आसान है। अब देखो क्या कंफ्यूजन हो जाएगी, अब वो वाली इक्वेशन यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी जो है अब टाइम का फंक्शन है यहाँ। अब वो चाहे तो आप कर सकते हो, लेकिन एक इंस्टेंटेनियस के लिए करोगे, लास्ट में हम देखेंगे उस चीज को भी। बट अगर इसमें पूछ ले एक्सेलरेशन कैसा है तो बहुत आसान है, इसका भी क्वेश्चन आता है जेई में और नीट में भी आता है, ध्यान रखो। अब मैंने क्यों बोला टाइम का फंक्शन है, ये आप मैथ से भी समझ सकते हो अच्छे से। अगर टाइम की वैल्यू 0 हो तो देखो v यहाँ पर t 0 पुट करो तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, t 0 पुट करते ही 0। t की वैल्यू 1 पुट करो, आप t 1 पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 2। t की वैल्यू 2 पुट करो, 2 2 4 2 8, तो v की वैल्यू हो गई 8। तो आप देखो डिफरेंट टाइम पर बच्चों, टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी बॉडी की 0 मीटर पर सेकंड थी, टाइम जब 1 था तो बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई, टाइम जब 2 था तो वेलोसिटी बॉडी की कितनी हो गई 8 मीटर पर सेकंड। यानी जो वेलोसिटी है बॉडी की वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, वो टाइम का क्या है, फंक्शन है। और अगर बॉडी टाइम वेलोसिटी जो टाइम का फंक्शन है, ऐसे केसेस में हमेशा आपको या तो डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा या आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब ये कैसे करेंगे इसके बारे में भी बात करते हैं अभी। आओ देखो, अब मान लो मेरी वेलोसिटी यही दे रखी थी 2t स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा या इंटीग्रेशन करूंगा, तो एक चीज मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये देखो, जब डिस्प्लेसमेंट गिवन हो आपको और आपको निकालनी हो वेलोसिटी, तो आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट। और इसका लॉजिक है, पूरा लॉजिक है, क्योंकि हमने रिवाइज कर रहे हैं, इसी वजह से आपको ये अभी के लिए बता रहा हूं मैं, आप लोगों को पता भी होगा। डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी मैंने जाना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है और मेरे को वेलोसिटी तक जाना है, तो मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का, अगर टाइम का फंक्शन है तो। ऐसे ही अगर मेरे को वेलोसिटी गिवन है बच्चे, तो मेरे को पूछा गया एक्सेलरेशन, तो फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। अभी आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको जो क्वेश्चन में दिया था, वो आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी दी थी, वेलोसिटी दी थी मैंने 2t का स्क्वायर। तो आप देखो आपको वेलोसिटी दी है, यहां पर है हम,
और आपको पूछा क्या था, एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी से सर एक्सेलरेशन निकालना है तो अभी अभी आपने लिखा हुआ है सर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर दो, और टाइम का फंक्शन है और टाइम के रिस्पेक्ट में करना है सर, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं dv बाई dt। डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, पावर आगे आ जाती है तो ये हो जाएगा 4t, पावर में से एक कम, तो पहले 2 था अब 1 हो जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। dv बाई dt इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इस बॉडी का हो गया 4t। यानी अगर आप टाइम 0 पुट करोगे तो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा 0, टाइम 1 पुट करोगे यहाँ पर तो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम 2 पुट करोगे तो बॉडी का एक्सेलरेशन हो जाएगा 8। तो ऐसे एक्सेलरेशन, ऐसे ही मान लो मेरे पास एक्सेलरेशन गिवन होता, अब मान लो ये एक्सेलरेशन गिवन है मेरे पास, अब इससे मेरे को क्या निकालना है बच्चे, वेलोसिटी निकालनी है। तो अब मैं कौन सी पोजीशन पे आ गया सर, अब तो सर मैं इधर हूं, इधर, अब एक्सेलरेशन गिवन है, मेरे को निकालना है वेलोसिटी, पीछे जाना है, तो पीछे जाना है तो सर उल्टा करना है, उल्टा करना है तो सर क्या करना पड़ेगा, इसका अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब मैं एक्सेलरेशन का जब इंटीग्रेशन करूंगा, इस पूरे का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो आप देखना जब भी मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, आप देखो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाएगी और उसी से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो क्या आ गई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास आएगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चे, 2t स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, जब एक्सेलरेशन 4t होता है तो वेलोसिटी तो यही होती थी 2t स्क्वायर, और वही आई है मेरी। तो याद रखना इस बात को कि भाई अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, अच्छा अगर मान लो मैंने डिस्प्लेसमेंट दे रखी होती है आपको और आपको वेलोसिटी तक जाना है, तो अब आप क्या करोगे, ऑब्वियस ही बात है सर, टेबल से साफ साफ दिख रहा है, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जाना है तो मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा और कुछ पूछते हैं सर, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट दे रखी है और मेरे को एक्सेलरेशन पूछ ली तो सर यहां से सीधा यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, तो सर सीधा तो नहीं जा पा रहा, तो क्या करूंगा, पहले डिस्प्लेसमेंट से डिफरेंशिएट करके निकालूंगा वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से डिफरेंशिएट करके क्या निकालूंगा, एक्सेलरेशन। ऐसे ही उल्टा चलेगा। तो याद रखना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी नॉन यूनिफॉर्म का केस हो या किसी ने अगर हैंड रेस करा, किसी को कोई डाउट है तो बच्चे वो पूछ सकता है, और अगर गलती से हो गया तो इट्स ओके। चलो ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना इस चीज का। अब आ जाते हैं ग्राफ्स की भी बात, मैं आपको लास्ट में इन सबके क्वेश्चंस दिखा दूंगा एक बारी। ग्राफ में ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट टाइम के देखते हैं, देखो ये तो आप सबने स्कूल में भी पढ़ा होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, राइट। अब ये कैसे बोला है सर, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में अगर आपको बोल दे डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करो, स्टेशनरी मतलब अरे भाई मैं अगर खड़ा हूं, मैं किसी दुकान पे खड़ा हूं, मैं स्कूल के बाहर खड़ा हूं, स्कूल के अंदर खड़े हो तो अच्छा बात है ना, बाहर नहीं खड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं बाहर खड़ा हूं या अंदर खड़ा हूं स्कूल के, तो मैं चल तो रहा हूं नहीं हूं, खड़ा हूं एक जगह, तो मेरा डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या, पहले भी यहीं खड़ा था सर, पहले भी यहीं खड़ा था, बाद में भी यहीं खड़ा था, काम नहीं करा तो टीचर ने स्कूल से पनिशमेंट देके क्लास के बाहर तो नहीं खड़ा किया, है ना, ऐसा कुछ किया होगा। तो मैं बाहर खड़ा था, अभी भी बाहर खड़ा है, सब कुछ बाहर खड़ा हूं, है ना, तो कुछ डिस्टेंस मेरा चेंज नहीं हो रहा। तो डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा तो बच्चे मेरी देखो, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में डिस्टेंस एक ही जगह जा रहा है, कांस्टेंट है बिल्कुल, ना चेंज हो रहा है ना आगे बढ़ रहा है। भाई मान लो ये तुम ओरिजिन से कितनी दूर थे, प्रिंसिपल ऑफिस से तुम 5 मीटर की दूरी, 500 मीटर की दूरी पर थे, है ना, तो अभी भी 500 मीटर की दूरी पर हो, टाइम 2 सेकंड पर भी 500 मीटर की दूरी पे हो, टाइम 3 सेकंड पे भी 500 मीटर की दूरी पे हो। इसका मतलब क्या है, तुम रेस्ट पर हो, सर कभी भी आ सकते हैं, याद रखो, है ना। अच्छा वेलोसिटी, अब जब चल नहीं रहे तो वेलोसिटी जब, अरे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में कितना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, या चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वो स्पीड होता है। तो अगर तुम चल ही नहीं रहे तो तुम्हारी स्पीड क्या होगी, 0, इसलिए ये ग्राफ 0 से जाएगा। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बिल्कुल 0 पर। एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी नहीं है तो वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा, और वेलोसिटी का चेंज ही एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। सिमिलरली यूनिफॉर्म मोशन, अच्छा बच्चे किसी को डाउट है क्या, बबीता बंसल? नहीं सर, वो शायद गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे हम। अब यूनिफॉर्म मोशन में अब तुम चल रहे हो, हर एक सेकंड पर तुम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो एक इसका एक खास बात पता है क्या है यूनिफॉर्म मोशन की, हर एक डिस्टेंस, हर, मान लो आप पहले एक सेकंड में आपने 4 मीटर ट्रेवल किया, दूसरे एक सेकंड में भी आपने 4 मीटर ट्रेवल किया, तीसरे एक सेकंड में भी आपने 4 मीटर ट्रेवल किया, मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड आपकी डिस्प्लेसमेंट थी 4 मीटर। 2 सेकंड के बाद आपने ट्रेवल किया 8 मीटर, फिर आपने ट्रेवल किया 12 मीटर,
फिर आपने ट्रेवल किया 16 मीटर, तो ये हो गया सर इक्वल इंटरवल पे। देखो हर एक इंटरवल कितने सेकंड का गैप है, हर एक सेकंड में आपने 4 मीटर का ट्रेवल किया। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आपकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो आप कहीं पर भी निकाल देना, यहाँ पर आंसर आपका 4 आएगा। तो वेलोसिटी तो देखो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है ये, लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, इसके लिए इसका ग्राफ बना स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ऐसे सीधा। लेकिन वेलोसिटी तो कितनी ही आ रही है सर, हर बार 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। तो वो कांस्टेंट है, इसलिए उसका ग्राफ कांस्टेंट रहेगा। और वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, और वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाती है हमारी। तो ये ग्राफ 0 पर हो जाएगा। अब ये तीसरा ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये एक बार नीट में भी पूछ लिया गया था और जेई में पहले आता था। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये किसका ग्राफ है, जब तुम्हारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ वो पूछ ले। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस इक्वेशन से आता है ये ग्राफ, t स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है ना। तो ये ग्राफ ऐसा है, तो ये याद रखना, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ऐसा ग्राफ है तो ये किसका कौन सा एक्सेलरेशन है सर, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप ये निकाल भी सकते हो। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो देखो कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन ऐसे ही दिखेगा, एक्सेलरेशन और टाइम का। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए इक्वेशन कैसे लगती है, बिल्कुल ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है। तो याद रखना, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। अगर वेलोसिटी हमारी क्या है बच्चे, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है मतलब चेंज ही नहीं हो रही सर, अब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही और वेलोसिटी का चेंज ही एक्सेलरेशन है, उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक। तो वेलोसिटी हम देख ले, टाइम पढ़ा है ना अभी, ओके। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0। तो याद रखेंगे इस बात को। ये ग्राफ है वेलोसिटी के, आप आराम से, ये मैंने डिस्कस कर लिए हैं आप सबसे। अब ये स्लोप के बारे में भी अगर बात करना चाहे तो आप स्लोप से भी पूछ सकते हो भाई। अभी हमने देखा जब भी डिफरेंशिएशन की बात होगी ना तो हमेशा स्लोप यूज होता है, याद रखना। और कैसे होता है सर, मैं बता भी देता हूं। एक्सेलरेशन क्या होता है सर, dv बाई dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो अब यहां पर देखो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है सर, चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो इसलिए ग्राफ, ये स्लोप क्या है इसका, 0। ये dv बाई dt का कुछ नहीं है सर, वेलोसिटी है y एक्सिस पर और टाइम है x एक्सिस पे, तो ये कुछ नहीं है, ये चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। तो y एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है x के मुकाबले सर, चेंज ही नहीं हो रहा, इसीलिए तो स्लोप क्या है, 0। y एक्सिस का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, इसी को आप स्लोप बोलते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा भी होगा। तो अगर आपको स्लोप से निकालना हो, वेलोसिटी गिवन हो, एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको क्या करना है, स्लोप निकालना पड़ेगा। इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है सर, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाओ तो हमने अभी एक चीज पढ़ी थी, याद है ना, वो ग्राफ से हमने ये वाला। तो जब भी याद रखना इस बात को, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएशन, जहां पर डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है हमारे केस में, वहां पर स्लोप भी यूज हो सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी dv बाई dt होता है और स्लोप भी dv बाई dt, ऐसे ही निकालते हैं हम अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो, ठीक। तो वो वेलोसिटी टाइम यहाँ पर लिखेगा। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम होना, तो याद रखना जहां पर भी डिफरेंशिएशन है वहां पर आप स्लोप का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, स्लोप का। ये ट्रिक है एक छोटी सी, हमेशा याद रखने के लिए। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जा रहा है तो इंटीग्रेशन। अब सर अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं डिफरेंशिएट कर दूं बच्चों, या मैं उस, अगर मेरे को ग्राफ गिवन है तब कैसे निकालूंगा सर, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट से टाइम का ग्राफ गिवन है तब अगर वेलोसिटी निकालनी है तो उस ग्राफ का क्या निकाल दो, स्लोप निकाल दो। ऐसे ही सर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन अगर ग्राफ गिवन है तो ग्राफ का क्या निकाल दो, स्लोप निकाल दो। उल्टा हो जाता है इंटीग्रेशन में, जैसे यहां पर डिफरेंशिएशन में आप स्लोप का यूज करते हो, इंटीग्रेशन में आप यूज कर सकते हो एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। देखो अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, इक्वेशन दे रखी है, तो आप इंटीग्रेशन कर दो। तो किसी को डाउट, तो एक्सेलरेशन से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप इंटीग्रेशन कर दो, लेकिन आपको ग्राफ गिवन है सर, एक्सेलरेशन और टाइम का इक्वेशन नहीं गिवन, या तो ग्राफ से इक्वेशन निकाल लो
और ग्राफ से सीधा निकालना है तो उस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकाल दोगे तो आपको वेलोसिटी निकल जाएगी। तो अभी इस चीज को हमेशा याद रखना। डिफरेंशिएशन मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं, और एक्सेलरेशन और इंटीग्रेशन मतलब हम एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना। आओ अब जैसे ये देखो, मैंने क्वेश्चन आपको बोला था, अब इतना ही टाइम बचा है, हम क्वेश्चन को डिस्कस करते थे। देखो ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है बच्चे, और कुछ नहीं पूछा। देखो ध्यान से, पोजीशन दे रखी है यानी डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन गिवन है हमें क्या, 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। ठीक, टाइम 2 सेकंड के लिए बात कर रहा है, हमें क्या बताओ, वेलोसिटी। अब जो बच्चा यहां पर t2 पुट कर देगा और वेलोसिटी में भी पुट कर देगा, आंसर गलत आएगा, क्योंकि उसने टाइम 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछी बच्चे। अगर पूछी होती डिस्प्लेसमेंट तो आप यहाँ पर t की जगह 2 पुट कर देते और डिस्प्लेसमेंट आ जाती। इसने पूछा वेलोसिटी, तो आपको पता है सर, मेरे को अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, मेरे को निकालनी है वेलोसिटी, तो आपको मैंने एक टेबल से बताया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो आपने कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट करते ही, जैसे इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, 2 आगे आ जाएगा तो इसका हो जाएगा 10t, यहां पर आ जाएगा 4, और 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगी वेलोसिटी 10t माइनस 4। इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने सिर्फ। ठीक, अब t की वैल्यू पुट कर दो 2, तो t जब जैसे ही 2 पुट करूंगा, t की जगह 2, तो देखो 20 माइनस 4 कितना हो गया, 16, तो आंसर आ गया 16 मीटर पर सेकंड। बहुत आसान, वो एक टेबल याद रखोगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। ध्यान रखना, मेरे को डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है, डिफरेंशिएशन। अच्छा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना होता तो, उल्टा करना होता तो इंटीग्रेशन कर देते सर। आओ, तो इसका सोल्यूशन आपको मिल भी जाएगा, ये अटैच किया हुआ मैंने, 16 मीटर पर सेकंड, डिटेल्ड सोल्यूशन। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें भी वैसा है सर। अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस की इक्वेशन गिवन है, s इज इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर। ठीक, आपको स्पीड बतानी है सर, स्पीड निकालनी है डिस्टेंस से। आपने तो बताया सर, डिस्टेंस से स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, डिफरेंशिएशन। इसको फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, टाइम की वैल्यू 5 पुट कर दो, आंसर आ गया। आओ दिखाते हैं, देखो वही किया है सर, ds/dt डिफरेंशिएट करा है, v की वैल्यू आ गई 5t, और तुमको कैसे पता सर 5t, भाई 2.5 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे, जब d/dt करोगे इसका, तो पावर आगे आ जाएगी, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है 5t। तो ये हो गई वेलोसिटी, क्योंकि क्यों, स्पीड हो गई, क्यों, डिस्टेंस का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो स्पीड आएगी, लेकिन स्पीड 5 सेकंड पे पूछी है, तो t की जगह 5 पुट कर दो, तो 5 5 बच्चों आ जाएगा 25। तो देखो ये भी 2023 में आप जाके चेक भी कर सकते हो, 13 अप्रैल में आया हुआ है। तो जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो आप लास्ट मोमेंट पे भी ट्राई कर सकते हो, तो इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते। इसका भी सॉल्यूशन अटैच कर दिया। देखो अब ये अगेन, ये 2023 का है। अब ध्यान से देखो, ये एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन है। देखो, A ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 150 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी सर हमने u से लिखते थे ना, याद है, तो u की वैल्यू दे रखी है 150 मीटर पर सेकंड। अच्छा, तुमसे पूछा वेलोसिटी निकालो, यानी फाइनल वेलोसिटी होगी, हाँ, लेकिन कितने सेकंड पे, आफ्टर 3 सेकंड। t की वैल्यू दे रखी है 3 सेकंड पे, और फिर वेलोसिटी निकालो कब, 5 सेकंड के बाद, यानी t की वैल्यू दे रखी है 5 सेकंड। तो 3 सेकंड के बाद और 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालो और उनकी रेशो ले लो, x की वैल्यू निकाल दो। अब सोचने वाली बात है, ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लाया हूं, ध्यान रखना, आसान है क्वेश्चन, बट कौन सी इक्वेशन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये इक्वेशन यूज करें, सर ये इक्वेशन यूज करें, या सर ये वाली इक्वेशन यूज करें, या सर अब तो आपने एक और काम बढ़ा दिया हमारा, ये वाली इक्वेशन यूज करें, है ना। तो ध्यान से सुनो, एक छोटी सी बात समझ लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। सब बच्चे जो भी इधर उधर भी देख रहा है अगर, तो ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखेंगे, बहुत जरूरी चीज है ये। देखो, तुमने क्या करना है, कौन सी इक्वेशन यूज करनी है उसका पता चुटकियों में लग सकता है। कैसे, तुम देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है सर इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी को आप किससे लिखते हो, यू से, तो यू तो मुझे पता है, ओके ठीक है। इसने पूछा है वेलोसिटी कितने सेकंड के बाद, भाई साहब पूछ रहे हैं वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद। मैंने कहा ओके भाई देखते हैं, हमें यू पता है, वो पूछ रहे हैं टाइम 3 सेकंड के बाद बताओ।
तो मतलब मेरे को टाइम भी गिवन है 3 सेकंड, और मेरे से पूछा वेलोसिटी यानी v निकालना है। अच्छा, तो सर मेरे को u गिवन है, मेरे को t गिवन है, मेरे को v निकालना है, तो आप खुद देख लो ना कौन सी इक्वेशन में u है, t है और v है सिर्फ। अच्छा, पहली इक्वेशन में देखते हैं। सर पहली इक्वेशन में u तो है, t भी है, लेकिन सर v निकालने वाले होता है तो v तो कैसे निकालूंगा, इसमें तो v ही नहीं है, तो ये इक्वेशन तो यूज ही नहीं करूंगा। अच्छा, दूसरी इक्वेशन में आ जाओ। सर v है, v तो निकालना है, हाँ तो ये तो होना ही चाहिए इक्वेशन में। u गिवन है, ये गिवन है सर। t, ये रहा सर t। आराम से सर पता लग जाएगा मेरे को, ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी मैं यूज कर सकता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब a नहीं पता सर, a, अब a के बारे में बताऊंगा, लेकिन आओ तीसरी इक्वेशन पर आओ। पहले इसको मैं स्टार लगाता हूं। तीसरी इक्वेशन में देखो v निकालना है सर, u भी पता है, a तो चलो आप कह रहे हो बता दोगे, s तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो ये इक्वेशन भी नहीं लिख सकता। ऐसे इसमें भी s है, तो मेरे को क्वेश्चन में s यानी डिस्प्लेसमेंट गिवन ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट वाली तो कोई इक्वेशन में यूज कर ही नहीं सकता। बच्ची ये वाली, ये भी ये वाली सिर्फ v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो उसी को यूज करूंगा सर। अब बात आती है एटी क्या है सर, अरे बॉडी जब ऊपर डाल रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो सर उसको नीचे खींचने वाला एक्सेलरेशन कौन सा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो a की जगह g पुट कर देंगे, बस काम खत्म, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर ग्रेविटी है। तो अब ध्यान से लिखना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो कर दोगे, लेकिन अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन जरूरी है। साइन कन्वेंशन कैसे जरूरी है सर, इसमें भी बच्चे दिक्कत कर लेते हो। देखो, अगर तुम एक हमेशा याद रखना, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम की बात नहीं कर रहा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो तुम अपने आप से पहले ही तय कर लो। हालांकि तुम कोई भी ले सकते हो, तुम हमेशा ये मान के चला करो ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव लेनी है, नीचे जो भी जा रहा होगा वो नेगेटिव। अच्छा, अब फाइनल वेलोसिटी तो मेरे को पता ही नहीं सर, वो तो निकालनी है। इनिशियल मेरे को पूछ रखी है, इनिशियल मेरे को दे रखी है 150। अब बॉडी को ऊपर फेंका है सर, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, तो ऊपर वाली क्वांटिटी को मैं लेता हूं पॉजिटिव, तो यू पॉजिटिव ले लिया, जिसको मैंने क्या बोल दिया 150। अब बात आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन यहां पर कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी, और ग्रेविटी हमेशा कहां लगती है बच्चे, अर्थ नीचे की तरफ लगती है, सेंटर की तरफ लगाती है अर्थ, तो नीचे की तरफ लगने वाली चीज नेगेटिव, इसलिए एक ही जगह लिख दिया नेगेटिव ऑफ g मल्टीप्लाई बाय t, और t की वैल्यू आपको गिवन है, आप वेलोसिटी निकाल दो। एक बार t पुट करना 3 सेकंड, एक बार 5 सेकंड, आंसर आ जाएगा। तो याद रखना, पहले तुम ये देखो कौन सी चीज गिवन है, अगर जो चीज गिवन है वो तुम्हारी इक्वेशन में है, उसी इक्वेशन को यूज करना है। जैसे यहाँ पे s तो था ही नहीं, तो s वाली सारी इक्वेशन यूज ही नहीं कर सकता, तो आपको सॉल्यूशन भी दिखा देंगे और मिल भी जाएगा। तो देखो t इज इक्वल टू 3 सेकंड में पहले v इज इक्वल टू यू प्लस एटी इक्वेशन ये लगाई, तो आया वेलोसिटी ये, फिर आई वेलोसिटी ये। अब इनकी रेशो को आप देखना, हमारी रेशो आई है मान लो 6/5, तो मेरा आंसर आया, इनकी रेशो पूछी हुई थी v3 और v5 की, तो पहले आया 3 सेकंड में इतनी, 5 सेकंड में इतनी, तो मेरा तो आया 120/100 यानी कि 6/5। लेकिन क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन पे कहता है इसकी जो रेशियो आएगी वो आएगी x + 1/x। मेरा आंसर क्या आया बच्चों, मेरा आंसर आया 6/5, मेरा आंसर क्या आया 6/5, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू आएगी x + 1/x, तो दोनों को इक्वेट कर दो। क्वेश्चन वाले ने कहा आंसर ये आएगा, हमारा आंसर ये आया, तो दोनों को इक्वेट कर दो, अब x की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 6x इज इक्वल टू 5x + 5, तो 6x, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो 1x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ गई। ये लास्ट में थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है, बट अभी हम फोकस कर रहे थे कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे जेई के ही क्वेश्चन थे बच्चे। अब ये ग्राफ आ गया, अब ये सिर्फ हिंट के लिए है, इसके बाद नहीं, बस खत्म करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है सर, ठीक। तुमसे पूछा हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डिस्टेंस निकालना है सर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सर आपने कहा था जब वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी का ग्राफ दे रखा है ना, हाँ, तो वेलोसिटी से पूछा गया डिस्टेंस, तो हमने वेलोसिटी से डिस्टेंस जानना है, डिस्प्लेसमेंट जाना है। तो सर यहां से तो एक चीज हो सकती थी, हम उल्टा जा रहे हैं, तो हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन। पर इंटीग्रेशन कैसे करें सर, इक्वेशन ही नहीं दे रखी, तो इंटीग्रेशन ना करो। हमने एक और चीज भी बताई थी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाने के लिए आप क्या कर सकते थे। हाँ जी सर, So yeah, it's 12:10. So yeah, just yeah. वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाने के लिए हम क्या कर सकते थे, एरिया अंडर
कर्व। तो इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालना, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने अटैच भी कर रखा है, एरिया अंडर द कर्व निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। इन सबको फिगर्स की फॉर्म में ड्राइव कर देना, ठीक। तो ये सब है, और ये लास्ट क्वेश्चन था, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आप देख लेना। देखो ये 4th सेकंड में पूछा हुआ है और सेकंड में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर SN की इक्वेशन लगेगी u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो इसके बाद वाला हम देख लेंगे बच्चे, मैंने आपको सोल्यूशन अटैच भी कर दिया है। तो होमवर्क है आपके, अगर आप करना चाहो तो ये ट्राई जरूर करना, अगर आपको जैसे भी आपको टाइम मिलता है। ओके सर, थैंक यू बच्चों। Thank you so much. ओके, कैन आई लीव द मीटिंग नाउ? Yeah. Thanks. थैंक मंजीत सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? Okay, yes sir, sure. Hello guys, how are you all? कैसे हैं बेटा आप सभी? My screen is visible to everyone? Yes sir, yes. Okay. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ अवंती फेलो के अंदर। तो वेलकम टू अवंती फेलो क्लासेस। तो आज भाई हम आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और आप लोगों के डाउट्स के अंदर, बहुत सारे डाउट्स के अंदर ये था, बहुत से बच्चों को इवन पूरा लेसन ही डाल रखा था आप लोगों ने, लेकिन उसके अंदर एमओटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमओटी हम करवाने वाले हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेट्स स्टार्ट इट। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, कैसे कैसे वर्क करती है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत आसान भी है, ना मुश्किल नहीं है, लेकिन देखने में लगती है कि ये मुश्किल है। लेट्स स्टार्ट इट। तो भाई देखिए, इसका वेटेज 2%। अगर हम सिर्फ एमओटी को माने कि एमओटी पर क्वेश्चन आते हैं, तो 2% से 3% तक इसका वेटेज है। डेफिनेटली इस पे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। सबसे पहले तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कितने, मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड वीबीटी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, है ना। तो एमओटी, वीबीटी, वेस्पर थ्योरी सभी एक जैसी थ्योरियां ही हैं। आप किसी एक के कंसिक्वेंसेस उठा के दूसरी के अंदर उसको स्किप नहीं कर सकते, पूरी तरह से स्किप नहीं कर सकते, मतलब सबको एक साथ लेकर चलना होता है। जनरली बच्चे कहते हैं सर ये थ्योरी फेल होगी थी तो नई थ्योरी आई है, तो पुराने वाली क्यों एग्जिस्ट कर रही है। दोनों थ्योरीज सही है। एक थ्योरी ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, दूसरी के अंदर जब हमने देखा कि कुछ में गड़बड़ है, तो हमने उसको थोड़ा रिफाइन किया, थोड़ा ठीक किया, और फिर कुछ नई चीजें डाली। और स्टेप वाइज आपको सिखाया जाता है कि आखिर वर्क कैसे करते हैं, मोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, स्टेप वाइज है। तो कोई भी थ्योरी गलत नहीं है। कुछ मिस एनोमलीज है कुछ थ्योरीज के अंदर, उनको ठीक किया नेक्स्ट थ्योरी ने। तो उन मिस एनोमलीज के ऊपर सोचने का तरीका क्या होता है, मतलब मैंने कोई थ्योरी दी, आपने उसको गलत प्रूव किया, लेकिन कैसे, और फिर सही बात क्या है, क्योंकि एग्जैक्टली तो एटम मॉलिक्यूल ने देखा नहीं है ना। तो इस वजह से थ्योरीज अलग, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डोर आपको बताई जाती हैं, आपको समझाई जाती हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन सभी थ्योरियां सही हैं। कुछ में कुछ गलतियां हैं, वो नेक्स्ट थ्योरी ने उसको सुधार दिया। तो एवरीथिंग सोचने का तरीका है कि पहली थ्योरी में ये था, ये गलत कैसे हुआ, और दूसरी ने उसको सही कैसे किया। ये सोचने का तरीका, दिस इज द मेथड। ये नहीं कि हम उसको गलत आपको सिखा रहे हैं, दैट्स नॉट द थिंग, है ना। तो देखिए सिग्मा और पाई बॉन्ड सेम एज इट इज। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपको पहले से पता होगा, डेफिनेटली एक बार तो पढ़ ही चुके होंगे ना। तो सिग्मा ऑर्बिटल है और पाई ऑर्बिटल। और सिग्मा के अंदर कौन से होते हैं, बॉन्डिंग सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बीएमओ। ये देखिए जरा, बीएमओ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग। तो हम इसको जस्ट एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। जहां पर भी स्टार लगेगा, ये याद रख लेना, जहां स्टार लगेगा वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। तो एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा बॉन्ड अगर बनाएगा तो सिग्मा का बॉन्डिंग मिलेगा और सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग भी मिलेगा, मतलब स्टार वाला ऑर्बिटल। सेम फॉर द पाई ऑर्बिटल, पाई के लिए भी वैसा ही है, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो पाई के भी बॉन्डिंग भी बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग भी बनते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा होता है, जो बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। जब दो वेव्स आपस में जुड़ती हैं कंसेक्यूटिवली, जब वो ऐड होती हैं, जब दो वेव्स ऐड होती हैं, कौन सी वेव, इलेक्ट्रॉन इज लाइक ए वेव आल्सो, ये वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो जब दो इलेक्ट्रॉनिक वेव आपस में जुड़ती हैं तो हम उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगर वो सिग्मा बॉन्ड बना रही है तो सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और अगर दो वेव आपस में जुड़ने की बजाय सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, घट रही हैं, वो एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव, याद रखना मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन वेव की बात कर रहे हैं हम।
तो इलेक्ट्रॉन वेव जब एक दूसरे को काट रही हैं तो हम उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग वेव बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक वेव, है ना। तो अगर वो सिग्मा बॉन्ड वाली एंटी बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्ड सिग्मा का होगा, अगर पाई वाली है तो पाई का होगा, जिस पर स्टार लगा है वो दोनों है एंटी बॉन्डिंग, और जो स्टार वाले नहीं है वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, या पहले से जानते हैं तो बनते ही है ना। तो इस तरह से दो तरह की बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वेव्स बनते हैं। यस गाइस, यहां तक सबको क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड या फिर थम्स अप दीजिए। क्लियर है सबको? हर्षित, हरजित, ठीक है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो यहाँ तक, है ना, ये सिंपल सी चीज है। हरजित बेटा आपको डाउट है कोई? इज दिस क्लियर और डाउट है आपको? आप बोल भी सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, अपना थम्स अप भी दे सकते हैं, एज यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू दैट। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए हमने पढ़ लिया सिग्मा बॉन्ड, है ना, और पाई बॉन्ड, बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब सिग्मा का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वो उन ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, पाई का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग उन ऑर्बिटल्स की शेप कैसी है, अब उनकी शेप्स पढ़ने वाले हैं, है ना। हालांकि ये चीज जो है ये एग्जाम के अंदर बहुत रेयरली पूछी जाती है, बता देता हूं आपको, शेप्स जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए है। तो अभी तक जीके चल रही है, हम मेन चीज जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि असली चीज ये है। तो अगर एस ऑर्बिटल, हमें पता है एस ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हमेशा, एस और एस आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल में जब वो ओवरलैप करते हैं तो वो ओवल शेप बन जाते हैं, अंडाकार शेप, ओवल शेप। ये दो ऑर्बिटल थे आपस में मिक्स हुए और इन्होंने अंडाकार शेप, ओवल शेप बना लिया, है ना। तो इसको बोलते हैं सिग्मा एस, एस नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और जब वो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब जब जुड़ रही है, जब दो इलेक्ट्रॉनिक वेव जुड़ रही हैं, कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट देखिए, अगर सिग्मा एस और एस ऑर्बिटल की दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दोनों एस एस के हैं, दोनों अलग अलग एटम्स के हैं, जो वो आपस में डिस्ट्रक्टिव, मतलब वो जब घट रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, तो घट रहे हैं आउट ऑफ फेस, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और इस तरह से वो आउट ऑफ फेस ये वाली शेप बनाते हैं। दैट्स इट, है ना, सिग्मा स्टार एस, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार एस। और ये दोनों शेप्स आपको जस्ट लर्न रखनी है, जनरल नॉलेज के लिए है, कभी कभी क्वेश्चन आता है इसमें से, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो सिग्मा हमें यानी कि सिग्मा मिल गया बॉन्डिंग का और सिग्मा मिल गया एंटी बॉन्डिंग का, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ने बना ली। अब नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं। पी ऑर्बिटल भी तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पी जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, बीबीटी में आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बनेगा, है ना। एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, पी ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा भी बनाता है और पाई भी बनाता है। तो यहाँ पर हम पी ऑर्बिटल का, एस का तो हमने सिग्मा काउंट कर लिया, ये एस का सिग्मा है, अब पी का सिग्मा देखते हैं। तो पी ऑर्बिटल ये रहा, जब पी ऑर्बिटल में पॉजिटिव एंड पी ऑर्बिटल का पॉजिटिव एंड के साथ में मिलता है, ठीक है, इन द फेस, तो वो पॉजिटिव एंड जो है वो ओवल शेप बनाता है और नेगेटिव एंड छोटे लोब्स बनाते हैं, छोटे लोब्स। ओके, तो ये बन जाएगा सिग्मा टू पी जेड। और याद रखना जेड एक्सिस को ही पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों की तीनों एक्सिस सेम होती हैं, तीनों के तीनों पी ऑर्बिटल में एक्सिस बिल्कुल सेम होती है, उनमें कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं, कोई शेप का डिफरेंस नहीं है। फिर भी कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए, साइंटिफिकली हम लोग मानते हैं कि जेड एक्सिस सबसे पहले एक दूसरे के साथ जुड़ेगी, ये माना जाता है। हो सकता है एक्स भी जुड़ जाए, वाई भी जुड़ जाए, कोई भी जुड़े, क्योंकि तीनों सेम है, तो तीनों से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। बट नेम लिखते टाइम हमेशा जेड एक्सिस का ही नेम लिखा जाता है। तो यानी यहाँ पर 2pz के साथ ओवरलैप करेगा और हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये सिग्मा भी 2pz जो है वो क्या बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, इन फेस, आउट ऑफ द फेस, यानी डिस्ट्रक्टिव वाला। तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव लोब आपस में जब जुड़ते हैं तो वो एक्चुअल में जुड़ते नहीं है, एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, ये दोनों छोटे लोब हो जाते हैं और ये वाले बड़े लोब बन जाते हैं, प्लस माइनस, है ना। और ये बनेगा सिग्मा स्टार 2pz, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल जो एंटी बॉन्डिंग होगा और सिग्मा होगा। दैट्स इट। यस, यहाँ ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? इज दिस क्लियर टू एवरीवन ना? यस गाइस, थम्स अप दीजिए अगर क्लियर हो गया, बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। हरजीत सिंह बेटा आपका कोई डाउट है? यू आर रेजिंग योर हैंड, डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं। हरजीत? नहीं सर, वो यूजुअली हो जाता है, लाइक जल्दी से जाओगा। ठीक है, यस, ओके, ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अब हमने सिग्मा बॉन्ड तो कर लिया, अब आता है पाई बॉन्ड, है ना। तो पाई बॉन्ड के अंदर क्या बनेगा भाई, पाई बॉन्ड
पाई ऑर्बिटल्स जो पी ऑर्बिटल है वो आपस में साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं, साइड से, उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी पाई बॉन्ड वैसे ही बनेगा। अब पाई बॉन्ड जो है बस यहाँ दो बनेंगे, दो तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे ना, एक बनेंगे बॉन्डिंग वाले, एक बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग देखो कब बनता है, इन द फेस, जब वो फेस में होता है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव जब जुड़ते हैं तो वो इन द फेस। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे तो देखो ओवल शेप ऊपर और नीचे दोनों, बीच में एक नोडल प्लेन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होती है। ये नोड होता है, ये आपको पता है ना, दिस इज द नोड जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। तो पी ऑर्बिटल में बीच में सेंटर में एक नोड बनेगा, किसके अंदर, जब वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई टू पी एक्स। फर्दर देखिए, अगर वो आउट ऑफ द फेस की बात करते हैं तो आउट ऑफ द फेस के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा ना ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मुड़ गया है, ये जो आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है पी ऑर्बिटल का, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को घूमने की परमिशन होती है, ये रूम है इलेक्ट्रॉन का। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले थोड़े से एक दूसरे से दूर है, नीचे भी यही है, इसको बोलते हैं पाई स्टार टू पी वाई। ये पाई स्टार बनेगा, वो क्या था, वो पाई टू पी एक्स और टू पी वाई दो तरह के बनेंगे ना। यहाँ इन्होंने दोनों टू पी एक्स भी दिखा सकते हैं इसे, देखिए ये टू पी एक्स है और ये भी टू पी एक्स आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि पाई बनेगा टू पी एक्स, यहां पर भी पाई का ही टू पी एक्स जो स्टार वाला बनेगा, सेम एज इट इज, सेम टू सेम पाई का ही टू पी वाई बनेगा और पाई का ही टू पी वाई जो है वो स्टार वाला बनेगा। मतलब एक ऑर्बिटल के दो बनेंगे, क्योंकि मोलिक्यूल है ना, मोलिक्यूल में दो एटम्स हैं, तो एक में अगर पी ऑर्बिटल है दूसरे में भी पी होगा, पी में एक में एक्स है तो दूसरे में भी एक्स होगा। तो पी एक्स दोनों क्या बनेंगे, दोनों के दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग भी। तो यानी आपको एक के दो बनाने, सीधी सी बात। और नीचे फिर से आएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ ये बन गया 2px और ये बन गया 2px का स्टार वाले एक दूसरे से दूर है, जस्ट शेप्स है, सीधा लर्न करनी है, जैसे डायग्राम याद करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, हल्का सा अंडरस्टैंडिंग है इसमें, असली चीज अभी आने वाली है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक असली चीज है आपके सामने, ये टेबल, ठीक है, ये याद होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सिग्मा वाले जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, सिग्मा वाले मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होते हैं वो जीरेड होते हैं, जी, ये जी लगा हुआ है, जीरेड। जीरेड का मतलब है वो सिमेट्रिकल होते हैं भाई, सिमेट्रिकल होते हैं, इनमें सिमेट्री होती है। और अनजीरेड का मतलब है जो सिमेट्रिकल नहीं होते, है ना। ये अनजीरेड है, ये जीरेड है। जीरेड का मतलब है सिमेट्रिकल। तो सिग्मा के जो ऑर्बिटल होते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो होते हैं जीरेड। और सिग्मा स्टार वाले जो है एंटी बॉन्डिंग, यहाँ इन्होंने स्टार नहीं लगा रखा, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, है ना। सिग्मा स्टार जिसके ऊपर स्टार लगा वो एंटी बॉन्डिंग होता है, ये अनजीरेड होते हैं। सेम टू सेम पाई वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं बॉन्डिंग वाले, जो जुड़ती हैं वेव, वो क्या होते हैं, वो अनजीरेड होते हैं। अनजीरेड उल्टा हो गया। और पाई स्टार वाले क्या होते हैं, पाई स्टार वाले सिमेट्रिकल होते हैं, ये वाले सिमेट्रिकल। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ तो सिग्मा वाले सिमेट्रिकल है और नीचे पाई स्टार वाले सिमेट्रिकल है। सिग्मा स्टार और पाई जो है अकेला बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, ये अब आपको ध्यान रखना है कि वो अनसिमेट्रिकल, याद रहेगा सबको। जीरेड मतलब सिमेट्रिकल, अनजीरेड मतलब अनसिमेट्रिकल, सीधा लर्न रखिए। हालांकि आपको 12th क्लास में सॉलिड स्टेट के अंदर जीरेड और अनजीरेड को डिटेल में बताया जाएगा। सिमेट्री कितने टाइप की होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, उनमें से कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी नहीं है हम उसको अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। अगर उनमें से कोई एक भी सिमेट्री मिलती है, मतलब किसी मॉलिक्यूल को किसी भी तरह से अगर आप दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं तो हम उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो जीरेड का मतलब है सिमेट्रिकल। तो ये हम 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ याद रखिए कि जीरेड मतलब सिमेट्रिकल। और सिग्मा और पाई स्टार, सिग्मा बॉन्डिंग वाले और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। और बाकी के सिग्मा स्टार जो एंटी बॉन्डिंग होता है और पाई अकेला जो बॉन्डिंग होता है वो क्या होते हैं, अनजीरेड यानी कि अनसिमेट्रिकल होते हैं। यस, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसके ऊपर अभी क्वेश्चन आने वाला है, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है। क्लियर है सबको, क्वेश्चन का आंसर बता देंगे ना। यस गाइज, एवरीवन एल्स, बाकी के स्टूडेंट, भाई सिर्फ एक ही स्टूडेंट हाथ खड़ा कर रहा है ना, बाकी स्टूडेंट, बाकी सब जाग रहे हैं, सो गए, जाग रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आप लोग इसका आंसर बताने वाले हैं। दिस इज द क्वेश्चन व्हिच द फॉलोइंग इज अनजीरेड ऑर्बिटल। अनजीरेड कौन सा है, सिग्मा है, सिग्मा स्टार है, पाई स्टार है, पाई स्टार है।
कौन सा अनजीरेड है? अनजीरेड मतलब अनसिमेट्रिकल कौन सा है? ए बी सी डी, विच विल बी द आंसर? जल्दी बताइए बेटा, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं। मंजीत सर, यस सर। जी एक्चुअली वो स्कूल्स है वहां पे, सो लाइक दे माइट नॉट बी एबल टू आंसर डायरेक्टली। वो सारे स्कूल्स है एक्चुअली जो लॉग इन कर। अभी स्कूल में चल रहे हैं, ठीक जी, है जी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और सैफ ने बोला है बी आंसर, यस राइट, सैफ ने बिल्कुल सही आंसर दिया भाई, बी इज द राइट आंसर। कैसे? देखिए, सिग्मा वाले हमने बोला था, सिग्मा वाले तो क्या होते हैं? जीरेड होते हैं। सिग्मा स्टार वाले अनजीरेड होते हैं। पाई स्टार वाले जीरेड होते हैं, पाई वाले अनजीरेड होते हैं, तो दोनों पाई स्टार है ना, तो ये सब जीरेड है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। यस, क्लियर है ना बेटा सभी को? तो बी राइट ऑप्शन है, हमने अनजीरेड ढूंढा था, बाकी सारे जीरेड है, तो आपके सामने ये रहा बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप क्या क्या चीजें ढूंढ सकते हो, 12th में भी काम आएगी है बहुत ज्यादा, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया था कि बहुत से बच्चों का ये डाउट भी है। तो देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप कलर बता सकते हैं, कलर के बारे में 12th में बात करेंगे, है ना। बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, ये अभी बात करेंगे राइट नाउ इसी सेशन में। मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं, ये भी अभी डिस्कस करेंगे। बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं, ये भी अभी डिस्कस होगा। स्टेबिलिटी भी अभी डिस्कस होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल भी अभी डिस्कस होने वाला है। सिर्फ कलर को छोड़ के बाकी सब अभी डिस्कस करने वाले हैं, सारे के सारे पॉइंट, और सिर्फ एक ही चीज पर सब कुछ टिका हुआ। जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड ऑफ द टॉपिक है, दिस वन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, नॉट एन एटम। हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन। ये अगर आपको याद है ना, समझ लो एमओटी आपको आती, सिर्फ इसको याद करने से। अब याद करना कितना आसान है इसको, वो कहते हैं ना इमेजिन से भी ज्यादा आसान है इसको याद करना, है ना। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो बड़े आसानी से आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सिग्मा 1s ऑर्बिटल भरा जाएगा, फिर सिग्मा स्टार वाला भरा जाएगा, यानी कि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग है 1s का ही। सेम इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या होगा, अब 1s भर गया तो 2s आएगा, तो सिग्मा 2s आएगा, सिग्मा 2s, और फिर सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल भरा जाएगा। दैट्स इट, यानी कि 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s सिग्मा स्टार 2s। ये सिग्मा एंटी, यानी जो स्टार वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग है, याद रख लेना, है ना। इसके बाद अब बात आती है, ये 8, यानी अब एक ऑर्बिटल में बाकी के सारे रूल सेम टू सेम अप्लाई होंगे। अब वो प्रिंसिपल और होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सबके सब सेम टू सेम रूल अप्लाई होने वाले हैं यहाँ पर। यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, और सबसे पहले एक भरेगा। अगर दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो दूसरा तभी आएगा जब दोनों में एक एक हो जाए, या तीनों में जितने भी है उनमें एक एक हो जाए। तो यहाँ वही रूल लगने वाले हैं, यानी अगर वो रूल याद भी नहीं है कोई बात नहीं, उसका भी कोई टेंशन नहीं है, बस एक रूल याद रखिए, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। तो देखो, यहां अगर मैं 2 भरता हूं, बिल्कुल भर सकते हैं, यहां भी 2 भर दिए, यहां भी 2 भर दिए, यहां भी 2 भर दिए। मान लो अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, बेरिलियम में, है ना। तो बेरिलियम का एटम लेते हैं, उसके 2 बेरिलियम 2, यानी कि 2 एटम्स को जोड़ दें और ये मॉलिक्यूल बना दिया हमने। तो क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? अभी हमने बात की ना, स्टेबिलिटी के बारे में बताती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एग्जिस्टेंस के बारे में बताती है, तो हम वही बात करेंगे। क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कैसे पता लगता है? सबसे पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं दोनों एटम्स के बीच, नंबर ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या 4 बॉन्ड है, या 5 बॉन्ड है ना। तो कैसे पता लगता है? तो सबसे पहले बेरिलियम को लिया, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 बेरिलियम में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉनों को इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भरेंगे। भर दिया, 2 4 6 2 8, 8 के इलेक्ट्रॉन, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब बात करते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2 जो होता है वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। ये है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 2 ये इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2 ये रहे, बॉन्डिंग में है 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, उसमें भी 2 2 ही है, स्टार वाले, जो भी स्टार वाले वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, उसमें भी 4 है। डिवाइड में आ गया 2, इक्वल आ गया 0/2, इक्वल आ गया 0। यानी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना है, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ रहा है 0, यानी बेरिलियम बेरिलियम के बीच में बॉन्ड नहीं है। तो क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। समझ में आ गया? क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? ये समझ में आ गया? सैफ ने सही आंसर दिया भाई। क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? ये मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करेगा। दैट्स इट। समझ गए होगे बेटा ये, है ना। तो जरा पीछे देखें,
हमने यहाँ क्या किया था, एग्जिस्टेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये कवर हो गया हमारा। स्टेबिलिटी, पहले तो एग्जिस्टेंस होगा, एग्जिस्ट करेगा तो स्टेबल होगा, ये तो अनस्टेबल, ये तो स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस तरह से हम देखते हैं कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं जरा इसी के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे आगे क्या, 1s सिग्मा स्टार सिग्मा, ये 2s तक, यहां तक तो हमने कर ली। अब देखिए जरा, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, 1 से 14 तक अगर इलेक्ट्रॉन भरने आपको, 1 to 14, अगर आपके इलेक्ट्रॉन 1 to 14 है, इतने आपको फिल करने हैं, तो ऊपर वाला फॉलो होगा। अगर 14 से ज्यादा है तो नीचे वाला रूल फॉलो होगा। अब वो ऊपर वाला और नीचे वाला रूल में क्या फर्क है वो बता देता हूँ। 1 से 8 तक तो दोनों का सेम है, देखिए इतने वाला दोनों का ही सेम है। अगर आप ये चीज देखेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, नोटबुक और पेन उठाइए और इसको लिख लीजिए अभी, राइट नाउ। अगर लिख लेंगे अभी याद हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लेक्चर चल रहा है, याद रख लेना बेटा, दोनों में ये सेम है। 1s में भरेगा, फिर सिग्मा स्टार 1s में, फिर 2s सिग्मा 2s में भरेगा, फिर सिग्मा स्टार 2s में। यहां तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और सब में दो दो भरते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक कवर हो गए। तो 8 तक तो आपको सोचना ही नहीं है कि वो 14 से ज्यादा है कि 14 से कम है। 8 के बाद बात आती है कि हम फिर सोचेंगे कि मतलब वो 14 से ज्यादा या कम है, वो कैसे भरा जाएगा। इसके बाद में देखिए जरा ध्यान से, यहां पर भरा जा रहा 14 तक अगर हो, पहले पाई बॉन्ड बन रहा है, पी ऑर्बिटल पहले पाई बॉन्ड बना रहा है, फिर बना रहा है सिग्मा बॉन्ड। क्या ये पॉसिबल है? हमने पढ़ा था वीबीटी में, सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। यहां पर कैसे पाई बॉन्ड बन रहा है? यहाँ पाई बॉन्ड बन नहीं रहा है, इट इज नॉट बॉन्डिंग, ये बन नहीं रहा है। ये हो क्या रहा है, इसकी एनर्जी कम है सिग्मा वाले से, मतलब पहले बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड ही, बट अगर 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं किसी एटम में, तो उसके पाई बॉन्ड की एनर्जी जो है वो कम होगी सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले। अंडर 14 आप कह सकते हैं, 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, थोड़े से शरारती होते हैं, नोटी होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो उनके सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी बढ़ जाती है, पाई बॉन्ड की एनर्जी डाउन हो जाती है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में रिपल्शंस होती हैं। जो पाई बॉन्ड है वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होता है। सिग्मा बॉन्ड अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है पाई बॉन्ड के साथ रिपल्शन की वजह से। तो ये रिपल्शन की वजह से एनर्जी चेंज हो जाता है, पहले बॉन्ड तो सिग्मा ही बनेगा, पी ऑर्बिटल पहले सिग्मा बॉन्ड ही बना था। तो यानी अंडर 14 हो, याद रखने का तरीका, अंडर 14 हो पहले पाई बॉन्ड बनाइए। ये 2s तक चलने के बाद पहले पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो पाई 2px पाई 2py, दोनों की एनर्जी होगी बराबर। फिर इसके बाद में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा होगा सिग्मा 2p z ऑर्बिटल, दैट्स इट। बाद में सिग्मा बनेगा, हालांकि बनता पहले सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। इसके बाद में पाई अगर दोनों ऑर्बिटल भर गए, तो पाई स्टार के भी 2 ऑर्बिटल होंगे ना, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। एक एटम में पाई के 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, 2p में 2px 2py 2pz। एक एटम के 2px और 2py और 2pz तो हमने भर दिया। अब दूसरा जो एटम था वो एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है, उसके ऑर्बिटल यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों बनते हैं। तो यानी यहां बनेगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो सिग्मा 2pz के बाद ये वाला सीक्वेंस भरा जाएगा, और इसके बाद में सिग्मा स्टार वाला, सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार। और देखो ये वाला सीक्वेंस भी दोनों मॉलिक्यूल्स में सेम है, ध्यान से देखना, नीचे वाला भी सेम है, बिल्कुल सेम है। 14 से ज्यादा हो 14 से कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2s तक। और उसके बाद लास्ट वाला सीक्वेंस जो बदलता है वो कौन सा बदलता है? अब देखो मैं इसे अलग पेन से मार्क कर रहा हूं, ये वाला सीक्वेंस बदल जाता है। बस ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाएंगी एमओटी की। सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहले भरा जाता सिग्मा 2pz, उसके बाद में सिग्मा पाई 2p x पाई 2py अगर 14 से ज्यादा है तो दिस वन। और अगर 14 से कम है या 14 है 1 to 14 भी इंक्लूडेड होगा, तो पहले पाई ऑर्बिटल दोनों भरे जाएंगे, फिर सिग्मा 2pz भरा जाएगा, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सीक्वेंस अगर आपको याद है समझ लेना, आपको एमओटी आ गई। यस गाइज, ये वाली स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड ऑफ द लेक्चर, ये आ गई, समझ लेना एमओटी आ गई। समझ में आ गई सबको? और ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यू शुड हैव टू लर्न दिस डेफिनेटली। क्लियर? सबको क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O22 नेगेटिव। अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, O22 नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं। तो मैं देखो
O2 2 नेगेटिव। सबसे पहले क्या करना होता है अब याद रखना, ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल दे रखा है, सबसे पहले मैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है भाई, आई विल सी न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का न्यूट्रल वाला मॉलिक्यूल मैं चेक करूंगा और उसमें देखूंगा कि वो 14 से कम आ रहा है कि 14 से ज्यादा आ रहा है, या 14 1 to 14 आ रहा है, 14 से ज्यादा आ रहा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, नेगेटिव या पॉजिटिव वाले में नहीं देखना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन इसलिए करने जरूरी है क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16, एक ऑक्सीजन के एटम के अंदर 8 है, दो ऑक्सीजन में 8 8 16 हो जाएंगे, 16 प्लस प्लस होगा 2 क्योंकि ये 2 नेगेटिव है ना। तो यहाँ देखिए क्योंकि ये 2 नेगेटिव है तो 16 प्लस 2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना रूल को जब देखेंगे तो इससे देखेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रूल को देखेंगे कि रूल कौन सा फॉलो हो रहा है। 14 से ज्यादा बन रहा है ये, तो 14 से ज्यादा वाला रूल है, अंडर 14 वाला रूल नहीं आएगा, मतलब ये शरारती बच्चों वाला रूल नहीं होगा, पहले सिग्मा ही बनेगा और उसकी एनर्जी ही कम होगी। अब उस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को लिख लो, खत्म, 18 इलेक्ट्रॉन भर दो, बस इतना ही करना है। तो देखते हैं भाई सिग्मा 1s, फिर इसके बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर इसके बाद सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर इसके बाद में क्या आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन भर गए ना। अब हमें देखना है सिग्मा 2pz वाला ऑर्बिटल पहले आएगा क्योंकि ये 14 से ज्यादा बन रहा है और इसमें 2 आएंगे। फिर इसके बाद कौन सा आएगा इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2px इक्वल पाई 2py, ये दोनों इक्वल है। तो भाई यहां तक कितने भर गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहां तक भर चुके हैं। अब 11, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा एक इसमें, क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है, पहले 1 1 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में तो 10 और 2 12 हो गए, फिर 2 2 आएंगे, 13 14 15 16, तो यहां तक कितने भरेगा भाई, सॉरी 8 और 2 10 और 4 14, तो यहां तक 14 इलेक्ट्रॉन 14 भरेंगे, हमें तो 18 भरने हैं ना, मतलब आगे भी भरा जाएगा। तो इसके आगे आता है पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग वाला, स्टार वाले सारे एंटी बॉन्डिंग है, ये फिर से याद रख लेना, पाई स्टार और यहां पर भी पाई स्टार, तो इस तरह से 2p5, और इस लास्ट क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या इसके बाद ऑर्बिटल नहीं होते क्या, होते हैं, हमारे काम के नहीं है, यहां तक ही हमारा सिलेबस है। इससे ऊपर तो हायर क्लासेस में, मास्टर कोर्सेज में कहीं कहीं कुछ कुछ देखने को मिलता है, और वो भी जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके बेस पर, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आपके लेवल का तो बिल्कुल नहीं है ना। तो यहां तक ही ऑर्बिटल हमें भरने, इससे ज्यादा भरना ही नहीं है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए थे अभी, 8 2 10 2 12 14 15 16, फिर अभी भी एक एक और आएगा, 16 और 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे भरे गए। देखो बॉन्डिंग वाले कितने हैं, अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाले हैं। बॉन्डिंग वाले कितने हैं, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले 2 4, यहाँ पर 2 6 और 2 8, 8 है एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड में आएगा 2, कितना आया 2/2 इक्वल आ गया 1। तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 1, यानी कि ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है जिन ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज होता है, यानी 1 नेगेटिव एक ऑक्सीजन पर मिलेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर आया 1। तो यहां से हम देख सकते हैं, अब हमें स्टेबिलिटी डिफाइन करनी हो तो O2 में क्या होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नॉर्मल वाला, हमें पता है उसमें डबल बॉन्ड होता है, O2 में डबल बॉन्ड है, इसमें O2 2 नेगेटिव में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब O2 ज्यादा स्टेबल है, डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल और सिंगल बॉन्ड लेस स्टेबल। तो जो ज्यादा स्टेबल है वो O2 है, और जो O2 2 नेगेटिव है वो लेस स्टेबल है। यस, तो स्टेबिलिटी डिफाइन करती है एमओटी, बिल्कुल, नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर देख के आप स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम हो तो ना, तो क्वेश्चन अराइजेस की बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो हम क्या देखते हैं भाई, बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम फिर क्या देखेंगे कि एंटी बॉन्डिंग में इसमें 8 है, और मान लो किसी दूसरे मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग में 7 हो या 6 हो या कितने भी हो, कम हो, जिसमें एंटी बॉन्डिंग में कम है, भले ही बॉन्ड ऑर्डर सेम है, भले ही दोनों में डबल डबल बॉन्ड है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में जिसमें कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, दैट्स इट। तो ये आपको स्टेबिलिटी भी डिफाइन करता है। अब आप ना O2 1 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल खुद बनाकर देखिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरनी है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, तो यहाँ इन्होंने ये सारा दोबारा से सोल्व करके दिखा रखा जो मैंने आपको सोल्व किया है, सिंपल PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला देखिए, हम बस खत्म करने वाले, 2 क्वेश्चन और करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 पॉजिटिव, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा 2p मॉलिक्यूल इज। N2 2 पॉजिटिव का मतलब कितना है भाई,
नाइट्रोजन में होते हैं 7, 2 में हो गए 14, 14 वाला रूल लागू होगा, है ना। और पॉजिटिव है मतलब -1 हो जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 8 तो हमने शुरू में भर दिए थे। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, 8 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन तो भरे गए सबसे पहले, मैंने बोला था 1s 2s सिग्मा सिग्मा स्टार। इसके बाद क्या भरा जाएगा, यहाँ पे पाई भरा जाएगा, पाई 2px और पाई 2py 2py। तो हमने 8 भर दिए, 8 2 10 2 12, फिर पाई के बाद सिग्मा भरा जाएगा, सिग्मा 2pz, 12 और 2 14 होते हैं, लेकिन हमें तो 13 भरने हैं, एक भर। इसने क्या पूछा है, सिग्मा 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये रहा सिग्मा 2p, लास्ट ऑर्बिटल होगा ये, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही है, दैट इज ए इज द राइट ऑप्शन। अब ये याद रखना, मैग्नेटिज्म भी डिफाइन करती है ये थ्योरी। कैसे, अगर किसी भी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होता है, वो पैरामैग्नेटिक होता है। अगर सारे ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो उसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं। डाया मतलब 2, सभी ऑर्बिटल में 2 है तो डायामैग्नेटिक। किसी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भी रह जाए, अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स हो उनमें सिंगल सिंगल हो कोई दिक्कत नहीं हो तो है ही पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर किसी एक ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया तो वो क्या होता है, वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये N2 पॉजिटिव क्या है, पैरामैग्नेटिक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं आप, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार, सब स्टार्स वाले ऑर्बिटल के अलग इलेक्ट्रॉन काउंट करके दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कीजिए, आप निकाल सकते हैं, पीछे हमने वही किया है ना। तो ए इसका राइट ऑप्शन होगा, और ये पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी दिखाता है। नेक्स्ट देखो भाई, नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन 2 कार्बन एटम्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। अब देखो भाई कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2, सिंपल। कार्बन कार्बन में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और इसके बाद में ये जो कैल्शियम है उसकी वैलेंसी 2 होती है, हमें पता है, ये दोनों तरफ से ऐसे जुड़ा होता है, कैल्शियम पे 2 नेगेटिव और इस पे 1 नेगेटिव इस कार्बन पे, 1 नेगेटिव इस कार्बन पे। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो 2 तो हो गए पाई बॉन्ड और एक हो गया सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में यही होता है। तो 1 सिग्मा 2 पाई, ये सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड न्यूमेरिकल था और कुछ भी नहीं है, ओनली स्ट्रक्चर बेस्ड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए, which of the following molecule does not contain unpaired electron, इसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, आप खुद काउंट वैसे कर सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है, O2 2 नेगेटिव, B2 N2 पॉजिटिव, अभी अभी किया था, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो नहीं हो सकता। O2 ऑक्सीजन के अंदर, याद है आपको, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाता हूँ, O2 16 इलेक्ट्रॉन, तो 16 14 से ज्यादा है, कोई चार्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर इसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद सिग्मा 2pz, और फिर पाई 2px इक्वल पाई 2py, फर्दर आएगा पाई स्टार 2px इक्वल होगा पाई स्टार 2py। हमारे इलेक्ट्रॉन इतने तक भर जाएंगे, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, अब इसके बाद 15 16, एक एक पहले भरेंगे फिर दूसरा भरेंगे। तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 के अंदर, डी विल बी द राइट ऑप्शन। इसके अलावा अगर O2 नेगेटिव भरे तो 2 इलेक्ट्रॉन और भर दो, सब में पेयर्ड हो गए, तो ये तो पैरामैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। फिर B2 का ऑर्बिटल खुद निकालिए, N2 हमने अभी निकाल ही लिया है, B2 बोरोन होता है, 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वैसे सीधा भर के बता सकता हूँ, 2 4 2 6 2 8, और अगर आप इसमें भर रहे हैं तो Z के अंदर वो 14 से कम है, और 2 10, अगर 10 इलेक्ट्रॉन भरने B में बोरोन में तो कितना होगा भाई, 8 और 9 और 1 10, नहीं इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोरोन में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। आज के लेक्चर में इतना ही था, किसी को डाउट है तो पूछिए सर, थैंक यू सो मच। सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, डिटेल में इनके डीपीपी सॉल्व कीजिए बेटा। ओके, बाय बाय, थैंक यू। So we'll have a break for like 15 minutes now. From 1 we'll start with the PCB वाला batch के साथ we'll start the thing, right? Yes, sure sir. All right, okay, चलिए, thank you so much, thank you everyone. Yeah. Okay. क्लास ऑफ कर दूं सर? करता हूँ सर, मैं करता हूँ। आप कर रहे हो, ठीक है, ओके।